हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इन गेट, एसएससी, ईएससी और कन्वेंशनल क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट में। आप सभी ने हालांकि कॉलेज टाइम से कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आप सभी ने सीखी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत अधिक ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजों को पढ़ाएंगे। इतना ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तो सब कुछ याद करना होगा। अगर आपने चीजों को समझ लिया तो उस चीज को आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एबिलिटी हम आपको इधर प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से कुछ आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। ओके, तो चलिए जरा क्यूरिंग का बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। वेल, मैं अगर आपसे सिंपली पूछ लूं कि क्यूरिंग क्या है, तो आप यही बोलोगे। आप देखे हो क्यूरिंग क्या है, आप घर बनते हुए देखे हो, तो वहां पे देखे हो कि घर बनाने के बाद कंक्रीट का जो भी होता है, मान लो स्लैब का कास्टिंग किया या फिर बीम वगैरह कास्ट कर दिया, कॉलम वगैरह कास्ट कर दिया, इसके बाद क्या करता है, एक लेबर को लगा के रखता है और वो क्या करता है, बाल्टी से पानी लेता है, मतलब एक मग्गे से पानी लेता है और पानी छिड़कते रहता है, या फिर लेजम लगा लेगा, पाइप लगा के पानी उस पर डालते रहेगा, या फिर डिफरेंट मेथड है। स्लैब के ऊपर फॉर एग्जांपल ये स्लैब है आपका, ये स्लैब है, तो हम यहाँ पे छोटा छोटा पॉन्ड बना देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, है ना, ऐसे भी करते हैं। तो इसको पॉन्डिंग मेथड ऑफ क्यूरिंग कहा जाता है। तो ये सारे चीजों को देख के आप कह दोगे सिंपली, क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द कंक्रीट, ऐसे बोलोगे तो ये गलत है, ये गलत है, ये क्यूरिंग नहीं है। क्योंकि अगर ये क्यूरिंग का डेफिनेशन होता कि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू दी कंक्रीट, तो क्यूरिंग हम हमारे पास क्यूरिंग का मेथड जब आपको बताएंगे तो वहां पे आप जब देखोगे तो वहां पे तो आप हक्का बक्का रह जाओगे सुन के कि हम ना केवल वाटर बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी क्यूरिंग कर सकते हैं, इंफ्रारेड की मदद से क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कर सकते हैं, इंफ्रारेड रे, या फिर आप स्टीम या फिर वाटर वेपर को यूज करके आप क्यूरिंग कर सकते हो, स्टीम को यूज करके। तो यहाँ पे वाटर कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी क्यूरिंग में वाटर कहाँ है, नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट हो रही है। तो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बेसिकली है क्या, इसको जरा हम पहले समझते हैं, फिर जाके हमको ये सब चीजें समझ में आएगी। ओके, तो चलिए जरा समझते हैं और उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की, इसको एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम सीमेंट कंक्रीट पर हम काम करेंगे। ओके, सीमेंट कंक्रीट पढ़ा रहा हूँ तो सीमेंट पे काम करेंगे। तो सीमेंट जब आप दुकान से लाते हो, जो कि एक 50 किलो के बैग में पैक्ड रहता है, तो ये तो अभी पाउडर फॉर्म में सूखा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसे मैन्युफैक्चर हुए, जो क्लिंकर्स बने थे उस क्लिंकर को पल्वराइज किया, आपने क्रश किया, तो क्रश करने के बाद एक पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, तो वही है वो सीमेंट। तो क्लिंकर कंपाउंड इसमें अभी प्रेजेंट होंगे। क्लिंकर कंपाउंड जैसे कि C3S प्रेजेंट होगा, C2S प्रेजेंट होगा, इसको बॉगी कंपाउंड भी कहा जाता है, C3A प्रेजेंट होगा, C4AF प्रेजेंट होगा, है ना। ये सारे क्लिंकर कंपाउंड अभी प्रेजेंट होंगे आपके सीमेंट में। तो ये क्लिंकर कंपाउंड के कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ नहीं आती है। ओके, स्ट्रेंथ इन सीमेंट ये क्लिंकर कंपाउंड के कारण नहीं होती है, बल्कि कब होती है, जब अब इसमें हम जब वाटर मिक्स करेंगे तो इन क्लिंकर कंपाउंड्स के बीच और वाटर के बीच एक रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रेशन। कोई भी केमिकल कंपाउंड पानी से अगर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन, और उस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ये सारे केमिकल कंपाउंड है, बॉगी कंपाउंड, है ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये सारे सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो ये कंपाउंड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाँ ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन पहले रिएक्ट करेगा, कोई बाद में रिएक्ट करता है। जैसे कि C3S जो है, इसका रिएक्टिविटी पानी के साथ पहले पहले बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब इसका हाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। लेकिन C2S का हाइड्रेशन धीमे धीमे होता है ना। इसलिए कहीं ना कहीं C3S जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। इस लॉजिक को हमने एस्टैब्लिश किया था जब सीमेंट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। ओके, तो आपने अभी तक ये समझ लिया है कि जब हम
यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन रिएक्शन होगी और हमें क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन। क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे जो निकल के आएगी इसको हम कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, CSH जेल। अब ये जो CSH जेल बनती है इसके कारण ही बेसिकली आपका जो कंक्रीट जो ठोस होता है, हार्ड हो जाता है, वो बेसिकली क्या है, वो जेल बनने के कारण, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेट बनने के कारण वो ठोस या फिर हार्ड दिखता है ना। इसी के कारण तो आप बेसिकली कह सकते हो इसी के कारण कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, CSH जेल के कारण। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्यों हो रही है। तो स्ट्रेंथ कंक्रीट में तभी डेवलप होगी जब आपका जो बॉगी कंपाउंड है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होगी फिर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बनेगा जिसके कारण कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। अब दूसरी बात आप ये जानते हो, ये जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड डिफरेंट रेट पे करता है या फिर डिफरेंट टाइम पे करता है। कोई पहले करता है, कोई बाद में होता है, या फिर किसी का स्पीड में होता है हाइड्रेशन, किसी का स्लोली हाइड्रेशन होता है। तो ये आप कह सकते हो कि दिस प्रोसेस इज द हाइड्रेशन प्रोसेस इज टाइम डिपेंडेंट, है ना। तो जब भी हाइड्रेशन हो रहा है तो पानी हमेशा चाहिए ही चाहिए, जब भी हाइड्रेशन हो रहा है पानी हमें हमेशा चाहिए। तो अब सुनो, तो जब भी हाइड्रेशन हो रहा है हमें पानी चाहिए, तो सुनिए, तो लेट्स सपोज कि ये कोई ऐसे ये सब पार्टिकल्स हैं, मतलब ये बॉगी कंपाउंड्स हैं सीमेंट के अंदर। ओके, मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई C3S है, कोई C2S है, ऐसा ये C3S है, ऐसा ये सारे बॉगी कंपाउंड है। अभी इसमें आपने जब वाटर ऐड कर दिया तो हाइड्रेशन रिएक्शन होगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, CSH जेल। ओके, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, CSH जेल बना देगा। ओके, इसको टोबरमोराइट जेल भी कहा जाता है कभी कभी। तो इसी के कारण बेसिकली स्ट्रेंथ है। तो अब सोचो कि क्या हम जब पानी वाटर सीमेंट में ऐड कर दिए, जब वाटर को सीमेंट में ऐड कर दिए तो क्या अचानक से एकदम सेट होकर एकदम ठोस बन गया पत्थर जैसा, तुरंत बन जाता है क्या? नहीं, नहीं बनता। वो टाइम के साथ उसमें इस तरह की डेवलपमेंट होती रहती है। मतलब टाइम टू टाइम हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई पहले सेम कॉन्सेप्ट, कोई बॉगी कंपाउंड पहले हाइड्रेशन हो रहा है किसी बॉगी कंपाउंड का और किसी बॉगी कंपाउंड का बाद में हो रहा है। जनरली ये देखा गया है कि C3S का जो हाइड्रेशन है ये लगभग 3 सप्ताह में 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है ना। कंप्लीटली इसका हाइड्रेशन हो जाता है 3 सप्ताह के अंदर। प्लस C2S का कुछ अमाउंट का हाइड्रेशन होता है और मतलब थोड़ा C2S का भी हाइड्रेशन होता है, लेकिन C3S का हाइड्रेशन कंप्लीटली 3 सप्ताह में हो जाता है। तो C3S जितने भी होंगे आपके सीमेंट में उसका हाइड्रेशन होकर CSH जेल बन चुका होगा 3 सप्ताह के अंदर, जिस कारण से एक इनिशियल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कंक्रीट में, है ना। और उसके बाद C2S भी कुछ अमाउंट ऑफ C2S भी रिएक्ट करके CSH जेल बना चुकी होगी, जिस कारण से एक स्ट्रेंथ उसमें मिल रही होगी। प्लस फिर वो C2S क्या धीरे धीरे हाइड्रेशन होगा। तो धीरे धीरे हाइड्रेशन होगा, मान लो कि 48 दिन बाद हाइड्रेशन हो रहा है, तो 48 दिन बाद क्या पानी वहां पे होना चाहिए क्या, इसको वाटर मिलना चाहिए क्या? मान लो कि कोई C2S का मॉलिक्यूल है जो कि हमने बता दिया अभी वो धीरे धीरे हाइड्रेशन हो रहा है, तो क्या 48 दिन बाद मान लो किसी C2S पार्टिकल का हाइड्रेशन होना है और वो CSH जेल में कंट्रीब्यूट करेगा, तो जितना CSH जेल बनेगा, जितना प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बनेगा, उतना इस तरह से डेवलपमेंट होते रहेगा। ये बैकग्राउंड में लेके चलो। तो मान लो 48 दिन बाद कोई एक C2S का पार्टिकल है, तो वो उसको वाटर जब मिलेगा तभी उसका प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बनेगा, मतलब CSH जेल बनेगा। तो क्या 48 दिन बाद भी आपके वो जो सीमेंट कंक्रीट जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें पानी होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, ताकि वो हाइड्रेशन हो पाए। जो डिफरेंट मतलब अभी भी जो अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, हाइड्रेटेड प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? ओके, तो
48 दिन बाद भी पानी होना चाहिए, तब जाके वो अगर हाइड्रेशन होगी तो CSH जेल बनाएगी तो फिर और थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब भी अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट आपका वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाएगी, जिस कारण से स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन करेगी। तो अल्टीमेटली जब सारा का सारा जो अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो जब रिएक्ट हो जाएगा, है ना, तो एक फाइनल स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी आपका। मतलब सीमेंट में कोई रिएक्शन होने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो जितना स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता था वो कर चुका है। तो उसके बाद क्या कोई वाटर की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट कब तक है आपको? वाटर की रिक्वायरमेंट तब तक है जब तक ये हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक ये हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो अब सोचो, जब आपने कंक्रीट मिक्स बनाया है, अभी अभी फ्रेशली बनाया है, अभी तुरंत बनाया है कंक्रीट मिक्स, अभी बना दिया है, तो इसमें आप पानी को ऐड करके कंक्रीट मिक्स बना दिए, है ना, वाटर को ऐड करके कंक्रीट मिक्स बना दिया। अब इसको आपने यूज कर लिया किसी स्ट्रक्चर में, अभी आपने इसको यूज कर लिया किसी स्ट्रक्चर में। अभी मान लो कि इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे वातावरण में है जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई है, जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई है, या फिर आपने ये जो कंक्रीट है इसको ऐसे लोकेशन पे डाल दिया है, ओके, किसी के ऊपर ही डालोगे कंक्रीट को, है ना। अगर केवल बीम कास्ट कर रहे हो तो केवल ढांचे में आपने केवल कंक्रीट है। लेकिन मान लो कि आप जैसे कि सीमेंट मोर्टार अगर बात करें तो सीमेंट मोर्टार आप ब्रिक मैसनरी के ऊपर अप्लाई करते हो, तो अगर कोई ब्रिक मैसनरी वगैरह अगर है तो उसका अगर सक्शन है, सक्शन मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अगर है, तो जो भी आपका कंक्रीट में पानी है उस चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कारण से कंक्रीट से पानी निकल के किधर चली गई? ब्रिक मैसनरी में। तो कंक्रीट में पानी की कमी आ गई, तो कंक्रीट में अगर पानी की कमी आ गई तो क्या ये हाइड्रेशन जो प्रोसेस है ये ज्यादा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए उसको वाटर चाहिए, उसको वाटर चाहिए, तो हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो क्या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसी तरह से मान लो टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर हाई होने के कारण मान लीजिए कि आपका वाटर लॉस हो गया, इवापोरेट हो गया, तो क्या ये हाइड्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि वो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बने और सीमेंट आपका जो कंक्रीट है उसमें एक स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो। फीलिंग आ रही है आपको ये सब बातों की? ओके, तो इसलिए ये वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हमें क्या, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमें ये जो पानी का जो लॉस है, जैसे कि इवापोरेशन या फिर अदर कोई माध्यम के द्वारा जो लॉस हो रहा है, पानी का जो नुकसान हो रहा है ना, इस चीज को रोकना होगा ताकि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पाए, ताकि हाइड्रेशन रिएक्शन हो पाए और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पाए। समझ में आ रहा है? तो पानी का जो लॉस है उसे रोकना होगा। तो यही चीज है क्यूरिंग। क्यूरिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है? क्यूरिंग का बेसिक डेफिनेशन यही है कि द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, the prevention of loss of water from concrete, okay, is called curing, okay। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होती है, ओके, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली क्या होता है, अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई हो ना, ओके, तो जो आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन है ये थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी CSH जेल बन रहा है, ज्यादा अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हाइड्रेट हो रहा है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर थोड़ा टेम्परेचर हाई होती है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज है कि टेम्परेचर हाई होने के कारण जो रेट ऑफ हाइड्रेशन बन जाती है तो CSH जेल जल्दी जल्दी बन गया। जो CSH जेल है, जो हाइड्रेटेड पार्टिकल्स, ये जल्दी जल्दी बन गए, तो जल्दी जल्दी बन गए और इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, ये सेट हो गया, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो CSH जेल है इसको एक टाइम नहीं मिला, एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिला टू गेट अरेंज्ड इन ए सच ओरिएंटेशन, ओके, कुछ इस तरह से जो अरेंज होने के लिए उसको टाइम नहीं मिला, जिस कारण कि जिस अरेंजमेंट के कंडीशन उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो डेवलप कर पाता, है ना। तो उतना टाइम नहीं मिला। तो इसलिए ये चीज है कि टेम्परेचर कुछ हद तक अगर इंक्रीज हो, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होती है ना, कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर में अगर टेम्परेचर है तब तक तो आपका हाइड्रेशन भी जल्दी होगा और जल्दी सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन अगर ज्यादा अधिक टेम्परेचर पे हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो उस कारण से क्या होगा? उस कारण से आपका हाइड्रेशन तो जल्दी होगा, है ना, और लेकिन हाइड्रेशन जल्दी होगा प्लस टेम्परेचर अधिक होने के कारण आपका मॉइस्चर भी जल्दी से लॉस हो सकता है कंक्रीट के अंदर से,
है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस मॉइस्चर को प्रिवेंट करना होगा, मॉइस्चर को लॉस होने नहीं देना होगा। प्लस अगर थोड़ा टेम्परेचर भी हाई रखो तो क्या होता है, तो वो हाइड्रेशन जल्दी होता है, तो हाइड्रेशन जल्दी होगा तो जल्दी उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करता है स्टीम क्यूरिंग के केस में। स्टीम मतलब गर्म भाप, है ना, गर्म भाप होता है स्टीम। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म को यूज करते हैं जिसके मदद से जो कंक्रीट में जो मॉइस्चर है वो इवोपरेट भी ना हो, उसका लॉस भी ज्यादा ना हो, प्लस एक टेम्परेचर इंक्रीज हो। अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करवाते, क्योंकि अचानक से इंक्रीज करवाओगे वही क्रैक वगैरह डेवलप हो जाएगा ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। हम ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कंक्रीट को गर्म करते हैं, ताकि धीरे धीरे जब कंक्रीट गर्म हो जाएगी, एक प्रॉपर एडिक्वेट टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, तब रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका इंक्रीज होगा, जिस कारण से जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, है ना। तो स्टीम क्यूरिंग के केस में जो 28 दिन का स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट अचीव करेगा इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्यूरिंग, वो 3 दिन में ही डेवलप हो जाता है। उससे ज्यादा खतरनाक है इंफ्रारेड, वो 28 घंटे के अंदर ही 28 दिन का स्ट्रेंथ डेवलप कर देता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्रिवेंट करेंगे, और थोड़ा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करके रखा तो हाइड्रेशन जल्दी होगा, कंक्रीट जल्दी सेट हो जाएगा। तो यही है क्यूरिंग। बेसिकली समझ में आई बात क्यूरिंग। तो क्यूरिंग का डेफिनेशन इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 जो कहता है वो यही कहता है कि क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट व्हाइल मेंटेनिंग ए सैटिस्फैक्टरी टेम्परेचर कंडीशन, while maintaining a satisfactory temperature condition। ओके, तो अभी आपने ये तो सीख लिया कि व्हाट इज क्यूरिंग। क्यूरिंग मींस प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड मेंटेन ए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज होती है क्यूरिंग। अभी जो ये लॉस ऑफ वाटर है कंक्रीट से, ये कौन कौन सा पानी लॉस हो सकता है, इसके बारे में जरा सोचेंगे। और बेसिकली हम इवापोरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा पानी है कंक्रीट में जो इवापोरेट कर सकता है। तो जरा देखिए, आपका वॉल्यूम किसी भी चीज का कांस्टेंट होगा, पहले ये मान के चलो। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना लो, मींस टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स। वाटर इन, सब कुछ बेसिक है, सब कुछ बेसिक है इन कंक्रीट मिक्स। तो देखिए आपका किसी भी चीज का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, सीमेंट है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो सीमेंट में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, C3S, C2S, ठीक है, ये सारे। अब इसमें आपने जब पानी मिला दिया H2O, तब ये अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का हाइड्रेशन होगा और ये क्या बनाएगा, डिफरेंट जेल बनाएगा, CSH जेल। तो ये CSH जेल के जो पार्टिकल्स होंगे ये इस तरह से कुछ कुछ ऑक्यूपाई करेंगे। और आप एक चीज और जानते हो कि जो CSH जेल बनेगा ये हाइड्रेशन का रिजल्ट है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन रिएक्शन इज टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि आपका सीमेंट में डिफरेंट बॉगी कंपाउंड डिफरेंट टाइम पे रिएक्ट करता है, तो इसलिए एट सेम टाइम इसमें कुछ कुछ CSH जेल भी होगा और कुछ कुछ अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट भी होंगे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, है ना। ये अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स, ओके। अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कहने का मतलब है, समझ जाओ, C3A, C2S, C3S, ये सारे। अब सुनो, देखो ये जो CSH जेल है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, इसको बनने में भी पानी का यूज हुआ है, ओके। तो एक वाटर होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर। जैसे कि अगर हम जिप्सम का बात करें तो CaSO4.2H2O, तो ये जो वाटर है ना, दिस वाटर इज केमिकली बॉन्डेड, ये वाटर जल्दी इवोपरेट नहीं करती है ना। तो केमिकली कंबाइंड वाटर क्या है, वो वाटर जो कि उसके केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब जिसके मदद से वो एक मॉलिक्यूल बना है। मतलब जो CSH जेल का एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर करें, इसमें ये पानी की भी कुछ मात्रा है, जिसको हम कहेंगे केमिकली कंबाइंड वाटर। और ये वाटर इवोपरेट नहीं हो सकता, नॉन इवोपरेबल, ओके, इसको इवोपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप जब हीट करोगे तो ये इवोपरेट नहीं होगा। दूसरा फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, ये जो आपका CSH जेल बनता है, CSH जेल, तो ये मान लो CSH जेल का एक पार्टिकल है, तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको कहेंगे एब्जॉर्ब वाटर, ओके। तो ये वाटर इवोपरेट हो सकता है लेकिन मुश्किल से, क्योंकि ये वाटर का क्वांटिटी उतना ज्यादा है भी नहीं, थोड़ा वाटर है, तो हो सकता है इवोपरेट हो जाए लेकिन
डिफिकल्टी होती है इवापोरेशन करने के लिए, है ना, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये वाटर इवापोरेट हो सकता है। ओके, लेकिन डिफिकल्टली, आसानी से नहीं, डिफिकल्टली। अब सोचो ये जो CSH मॉलिक्यूल्स बने, फिर मतलब ये हाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो बना, फिर अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो बनी है, तो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। अब इनके बीच में देखिए वॉइड्स है, पोर्स है, इनके बीच में क्या है, वॉइड्स है, पोर्स है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी पोर, कैपिलरी पोर। अभी कैपिलरी पोर में जो वाटर प्रेजेंट होगी ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, अधिकतम मात्रा में प्रेजेंट होगी, और ये वाटर इवापोरेट करेगी। ओके, इस कैपिलरी पोर में जो वाटर प्रेजेंट रहती है उसको हम कैपिलरी वाटर भी कहते हैं, है ना। एंड दिस वाटर कैन बी इवापोरेटेड, इसको हम फ्री वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इजीली इवापोरेट हो सकती है ना। तो इसलिए हमें क्यूरिंग करना होगा, इसलिए हम पानी डालते रहते हैं, क्योंकि मान लो अगर वाटर इवापोरेट कर गई तो ये जो कैपिलरी पोर में जो वाटर है इसका काम क्या है, सबसे पहले इसको जरा समझिए। देखो, जो कि मैंने बताया कि हाइड्रेशन सभी अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की जो हाइड्रेशन है वो अचानक से एक साथ नहीं हो रही है, एट ए टाइम नहीं हो रही है, वो टाइमली हो रही है, टाइम के साथ हो रही है, कुछ आज हो रही है, कुछ कल होगी, कुछ परसों होगी, इस तरह से। तो आपका पानी अवेलेबल होना चाहिए कंक्रीट मिक्स के अंदर एनी टाइम, ताकि वो जो अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो रिएक्ट कर पाए वाटर के साथ और प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बना पाए, मतलब CSH जेल बना पाए। तो अगर कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड होगा, मतलब अगर कैपिलरी पोर्स में वाटर प्रेजेंट होगी, तब ना ये जो आपका अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है उसको पानी मिल पाएगा। तो क्या ये जो कैपिलरी पोर वाटर है ये मदद करती है हाइड्रेशन रिएक्शन में। ओके, और ये अगर इवापोरेट हो जाएगी, कैपिलरी पोर वाटर जो ये अगर इवापोरेट हो गया और इधर पानी ही नहीं है, तो क्या आपका कंक्रीट बहुत ड्राई हो जाएगा, वहां पे पानी ही नहीं है अंदर। तो अगर कंक्रीट अगर ड्राई हो गया तो उस कारण से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हाइड्रेशन होगा नहीं तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट उतना होगा नहीं, तो स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट में उतना अचीव नहीं होगा तो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी कम होगी। दूसरी बात कि अगर कैपिलरी पोर वाटर का मतलब सोचो, एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था, ओके, एक कंसेप्ट मैंने बताया था, वो कंसेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये मान लो डिफरेंट मीन CSH जेल है और इसके बीच में ये कैपिलरी पोर है, ये कैपिलरी पोर है। अब इस कैपिलरी पोर में अभी तो पूरा कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, ठीक है, अभी कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी आपका कम होगा, जैसे जैसे आपका पानी कम होगा, तो ये कंसेप्ट मैंने बताया था रेडियस ऑफ मेनिस्कस का। तो ये मान लो दो पार्टिकल है कोई, ओके, ये कोई दो पार्टिकल है आपका हाइड्रेटेड जेल का, ओके। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगी, कैपिलरी पोर कम होगी, कैपिलरी पोर वाटर कम होगी ड्यू टू इवापोरेशन, तो आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी रेडियस ऑफ मेनिस्कस डिक्रीज होगा। ओके, रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये अधिक टेंशन अप्लाई करेगी ना, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस डिक्रीज होगा, ये यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होगी, तो ये टेंशन फोर्स अधिक इंक्रीज होगा। अगर सरफेस टेंशन फोर्स अधिक इंक्रीज होगा तो आपको यहाँ पे फीलिंग आ रही होगी कि ये सरफेस टेंशन फोर्स ये दो पार्टिकल को, ये CSH जेल को, दो पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ पुल कर रहा है, एक दूसरे की तरफ पुल कर रहा है, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का जो पोर है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो रिडक्शन इन वॉल्यूम है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, इसी को श्रिंकेज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ड्राइंग श्रिंकेज। मतलब आपका लॉस ऑफ मॉइस्चर होने के कारण, मतलब कंक्रीट सूखने के कारण अगर उसको वॉल्यूम में रिडक्शन हो रही है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ड्राइंग श्रिंकेज। और ये ड्राइंग श्रिंकेज कब हो रही है जनरली, देखिए श्रिंकेज भी दो तरह का होता है, एक होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, दूसरा होता है ड्राइंग श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज तब होती है जब कंक्रीट आपका इनिशियली आपने कंस्ट्रक्शन किया, मतलब इनिशियली मैन्युफैक्चर किया है, अभी नया नया कंक्रीट को बनाया और कंस्ट्रक्शन में यूज किया है, तब जब वाटर की इवापोरेशन होगी, अभी कंक्रीट उतना सेट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा गीला ही है, तब जो वाटर का इवापोरेशन होगी उसको कहेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज, है ना। क्योंकि इवापोरेशन होने के कारण आपका रिडक्शन इन वॉल्यूम होगा, तो जो तब रिडक्शन इन वॉल्यूम हो रही है उसको हम कहेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज। लेकिन जब कंक्रीट थोड़ा सफिशिएंट स्ट्रेंथ उसमें डेवलप हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ गेन कर चुकी होगी, तब उसके बाद जब उसमें उसका वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, पोर वाटर की जो क्वांटिटी है वो अगर कम होगी, तब भी एक श्रिंकेज होगा जिसको हम कहते हैं ड्राइंग श्रिंकेज। तो ये अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि पानी के इवापोरेशन के कारण श्रिंकेज होगा, और श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, क्रैक डेवलपमेंट। और क्रैक अगर बन गया कंक्रीट में तो उसके थ्रू सेकंड जो कांसेप्ट हमने बताया था, क्या बताया था, डिफरेंट रिएक्टिव केमिकल, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सब कुछ अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, सल्फेट वगैरह,
तो स्ट्रक्चर की या फिर कंक्रीट की आपकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। फीलिंग आ रही है? प्लस जो भी आप मैसनरी में अगर आप इस तरह के कंक्रीट को यूज किए हो या फिर मोर्टार को यूज किए हो, वहां पे श्रिंकेज के कारण क्रैक डेवलपमेंट हो गया तो मोर्टार में डैम्पनेस हो सकता है, इफ्लोरेसेंस हो सकता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। फिर समझ में आ रही बात? ओके, तो इसलिए क्यूरिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करना, ताकि ये जो कैपिलरी पोर है ये हमेशा सैचुरेटेड रहे, ये जो कैपिलरी पोर है हमेशा सैचुरेटेड है। ठीक है, अब दूसरी कंसेप्ट अब सुनो, यहीं से अदर कंसेप्ट में उठाता हूं। मान लो कि ये जो पोर है ये हमेशा इसमें कोई चीज भरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये पोर जो है ये सैचुरेटेड है। तो कोई चीज भरा हुआ है तो अब कोई दूसरा चीज इधर से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। मतलब किसी भी चीज का पोर के थ्रू से जो वाटर की फ्लो होने की एबिलिटी या फिर किसी दूसरे केमिकल की फ्लो होने की एबिलिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। उसको क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। तो रास्ते में पहले से ही कोई खड़ा है और रास्ता वो सांकड़ा है, तो उस रास्ते से तुम क्रॉस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि पोर में चूंकि पहले से पानी भरा हुआ है, पोर सैचुरेटेड है, इसलिए उसकी जो कंक्रीट की जो परमिएबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। तो क्यूरिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, है ना, और कंक्रीट को इम्परमिएबल बनाता है, उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है वाया हाइड्रेशन प्रोसेस, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ये सारे एडवांटेजेस हैं क्यूरिंग के। समझ में आ रहा है? ओके, क्यूरिंग एक ओवरऑल उसका डिस्कस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही है। तो कंक्रीट क्या इम्परमिएबिलिटी बढ़ाएगी, तो इम्परमिएबिलिटी बढ़ाएगी तो अगेन आपका जो मॉइस्चर जा सकता था, CO2 जा सकता था, वो सब चीज अब जाएगा नहीं, सल्फेट जा सकता था, ये सब चीजें आप जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें मतलब इम्परमिएबल है कंक्रीट आपका भी। आपका जो पोर है वो सैचुरेटेड है पहले से। अगर पोर सैचुरेटेड नहीं होता तो ये जा सकती थी वाटर के साथ मिक्स होके किसी तरह से, लेकिन अभी सैचुरेटेड है पोर पहले से, तो वो जाएगा नहीं। तो अगर वो जाएगा नहीं तो आपका ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, तो कंक्रीट लंबे समय तक टिक पाएगा। समझ में आया? और सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस दी, टू सपोर्ट द हाइड्रेशन प्रोसेस, टू सपोर्ट द हाइड्रेशन प्रोसेस। ओके, इसके लिए आपको क्यूरिंग करना होगा हाइड्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो। और तो और क्या है कि जो अगर हम पानी को एडुकेट वाटर कंटेंट मेंटेन रखेंगे कंक्रीट में, तो इस कारण से क्या होगा, जो श्रिंकेज है ये नहीं होगी, और श्रिंकेज अगर होती तो क्रैक होता, तो अगर क्रैक डेवलपमेंट हो रहा है तो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होता, तो ये चीज नहीं होगी अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करोगे तो। दूसरी बात, तीसरी बात, कंक्रीट की परमिएबिलिटी जो है ये काफी डिक्रीज होगी, जिस कारण से भी आपका स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबिलिटी है ये ओवरऑल इंक्रीज होती है। तो ये सारे बातें हैं रिलेटेड टू क्यूरिंग। और इसमें से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये जो कंक्रीट मिक्स है इसमें कौन सा पानी इवोपरेट हो सकता है, तो वो पानी कौन सा है? कैपिलरी पोर वाटर। इसको फ्री वाटर भी कहा जाता है और ये इवोपरेट हो सकती है। इसका एक डायग्राम हमने लेके रखा हुआ था, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखो ये हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। ये क्या है? मींस हाइड्रेशन हो चुका है और हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, हाइड्रेटेड मतलब CSH जेल है ये। ठीक है, तो डिफरेंट CSH जेल अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे देखोगे, सॉरी बहुत ही, हाँ माइक्रो लेवल पे देखोगे, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे अगर देखोगे तो आप चेक करोगे CSH जेल के बीच में भी कुछ कुछ वॉइड्स होगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है CSH जेल के ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में फैशन में अरेंज्ड होंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म फैशन में अरेंज्ड होंगे, तो इनके बीच में भी कोई वॉइड्स होंगे। प्लस आपका ये जो कुछ कुछ बड़े बड़े वॉइड्स हो जाएंगे, कुछ कुछ बड़े बड़े वॉइड्स रहेंगे जिसको हम कहेंगे कैपिलरी, कैपिलरी पोर्स। और ये कैपिलरी, और ये जो कैपिलरी पोर्स है ना ये काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू पोर बिटवीन जेल। ओके, CSH जेल। तो CSH जेल जो है इसके बीच में जो पोर है ना, इसके कंपैरिजन में जो आपका कैपिलरी पोर है उसमें उसका वॉइड काफी बड़ा होता है। और जो हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते थे, ओके, जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये हम किस बेसिस पे करते थे कि ये जो जेल पोर बनेगा इसको फिल करने के लिए कितना पानी चाहिए, ठीक है, प्लस हाइड्रेशन होने के लिए कितना पानी चाहिए, हाइड्रेशन होने के लिए कितना पानी चाहिए, इन दोनों का समेशन जब करते थे तो जो वाटर निकल के आती थी अप्रोक्सीमेटली 0.35% वो निकल के आती थी, है ना, कि इतना कम से कम वाटर कंटेंट चाहिए आपको कंक्रीट में। समझ में आ रहा है? और ये जो कैपिलरी पोर्स हैं ये काफी बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, प्लस इसमें जो पानी होगा
वो इवापोरेट होगा, और ये इवापोरेट होगा, इसको फ्री वाटर भी कहा जाता है। प्लस ये कैपिलरी पोर अगर ज्यादा है कंक्रीट में तो कंक्रीट को पोरस बना देगा। कैपिलरी पोर अगर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े, तो कंक्रीट को पोरस बना देगा, लाइट वेट बना देगा, तो भी ड्यूरेबिलिटी आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रॉपर कॉम्पैक्शन भी करना चाहिए ताकि ये कैपिलरी पोर उतना डेवलप ना हो पाए, है ना। एयर वगैरह, ये बेसिकली जो पोर है ये क्यों डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर रह जाएगा, अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अगर अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे तो ये कैपिलरी पोर वगैरह कम हो जाएगी, ओके, जिस कारण से आपकी कंक्रीट की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर इस तरह से आप यहाँ पे एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं। समझ में आई बात आपको चीजें, ठीक है। तो चलिए आप इसके बारे में कुछ कुछ लिखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 456 के अकॉर्डिंग क्यूरिंग का डेफिनेशन क्या है, इसको लिखते हैं। फिर आप देखो, एक तो कंक्रीट का क्यूरिंग करोगे, तो कंक्रीट का, जब कंक्रीट मतलब रियल कंक्रीट जो स्ट्रक्चर को बनाने में आपने कंक्रीट को यूज किया, एक तो उसका क्यूरिंग कर रहे हो, तो उसका जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, जो हम कहते हैं, तो वो टेम्परेचर कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो उसको आप पूरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उस कंक्रीट का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो कि बहुत ज्यादा गर्म है और आपको थोड़ा ठंडा करना है, तो आप क्या करो, ठंडे पानी से क्यूरिंग करो, ऐसे कर सकते हैं, है ना। ठंडे पानी से क्यूरिंग कर सकते हैं, ये एक मेथड है। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा ठंडा है, थोड़ा गर्म करना है, तो गर्म पानी से क्यूरिंग कर देंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस लोकल कंक्रीट का, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप टेस्ट स्पेसिमेन वगैरह बनाते हो और उस पर टेस्ट करते हो, जैसे कि लेबोरेटरी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम टेस्ट स्पेसिमेन बनाते हैं, तो उसका क्यूरिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर निर्देश है, एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है हमारे लिए कि हमें कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करना चाहिए क्यूरिंग, है ना। उन सब चीजों को हम देखेंगे। वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, ओके। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको क्यूरिंग करनी होती है। और एक बात सुनिए, ये जो टेम्परेचर का कंसेप्ट है, ये टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है कि मान लो अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई, रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई, सब बातें अच्छे से डिटेल में लिखवा देंगे, ओके। पहले समझ लो चीजों को। और मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या होगा, फिर भी रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगा। लेकिन जो हाइड्रेशन होने के बाद जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे, हाइड्रेटेड कंपाउंड, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, या फिर ऐसे कह सकते हो उनका ओरिएंटेशन कुछ इस फैशन में नहीं होगा जिस फैशन में होने के कारण उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। इस फैशन में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया। हाइड्रेशन तो हो गया, CSH जल तो बन गया, स्ट्रेंथ तो मिल गया, लेकिन वो पार्टिकल्स अच्छे से ओरिएंट नहीं हो पाए, अरेंज नहीं हो पाए, है ना, आर्बिट्ररली अरेंज्ड है, अच्छे से अरेंज नहीं हो पाए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, जिस कारण से उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस तरह के कंक्रीट का कम हो जाएगा। इसलिए क्यूरिंग करते वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। जनरली 70 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर हम अलाउ करें तो हमारा क्या होता है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है इसमें कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कुछ कमी आ जाती है, ये एक बात है। अब सोचो कि एक तो क्यूरिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो कैपिलरी पोर है उसको हमेशा आप सैचुरेटेड रखिए ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे और हाइड्रेशन होते रहे और स्ट्रेंथ उसमें डेवलपमेंट होता रहे, ओके। और उस श्रिंकेज वगैरह भी ना हो, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कैपिलरी पोर को हमेशा सैचुरेटेड रखने का कोशिश करोगे, ओके। लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसमें, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेंथ आपको डेवलपमेंट करवानी है, हाइड्रेशन जल्दी करवानी है ना। तो अगर हाइड्रेशन जल्दी हो गया, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो गया, तो क्यूरिंग हो गया, काम खत्म। और जल्दी से अगर क्यूरिंग हो गया, जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो गया, तो आपको फायदा है कंस्ट्रक्शन में, क्या है, टाइम कंजप्शन, टाइम कंजप्शन। आप जो भी फोम वर्क वगैरह यूज किया, जो भी ढांचा यूज किया, उसको इजीली निकाल सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। मान लो 28 दिन का स्ट्रेंथ 3 दिन में ही मिल रहा है आपको, तो 3 दिन में ही फोम वर्क निकाल दोगे ना, तो आप उस फोम वर्क को कहीं दूसरे जगह यूज कर पाओगे, है ना। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, स्पीड। तो इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है इन एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, उसको क्या कहा जाता है, क्यूरिंग प्रोसेस को स्पीड करना, स्पीड अप करना। तो ये एक कंसेप्ट है एक्सेलरेटेड क्यूरिंग। अभी एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हम ये करते हैं कि जो भी आप कंक्रीट मिक्स करते वक्त जो भी आपने पानी मिलाया है कंक्रीट में, वो तो मेजर करके मिलाया होगा कि टोटल हाइड्रेशन होने के लिए कितना पानी चाहिए,
प्लस आपका जेल पोर, जो जेल स्पेस बन रहा है उसमें वाटर को फिलअप होगा, तो वो वाटर फिलअप होने के लिए कितना चाहिए। और बेसिकली देखो जेल पोर में जो वाटर अगर फिलअप होता है ना, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वाटर के ऊपर जो जो CSH जेल के पार्टिकल्स बने हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेंगे, उनको एक फ्लो मीडियम बन गया, तो जिस कारण से कंक्रीट एक उसमें वर्केबिलिटी भी कहीं ना कहीं आती है। एक कंक्रीट आपका जो होगा वो वर्केबल भी होगा, है ना। तो इसलिए जेल स्पेस में भी पानी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कैपिलरी पोर में भले हो ना हो बाद में कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इतना पानी आपको प्रोवाइड करना है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए और जेल स्पेस को फिलअप करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम इतना आपको वाटर प्रोवाइड करनी है। तो इतना वाटर प्रोवाइड करके क्वांटिटी मेजर करके वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर दिए, कंक्रीट मिक्स आपने बना दिया। अब तो कंक्रीट मिक्स बना दिया, तो आपको ये मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने प्रोवाइड किया था, तो क्या इतना पानी तो सफिशिएंट होना चाहिए ना उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में, लेकिन वो नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि वो पानी लॉस हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो अगर मैं किसी तरह पानी का लॉस जो है उसको मैं बचा लूं, किसी तरह से मैं पानी का लॉस को बचा लूं, प्लस मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ आपका हाइड्रेशन जल्दी होता है और पानी का लॉस को मैं बचा लूंगा। तो क्या मेरा क्यूरिंग मतलब जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाएगी, जो मेरा 28 दिन में होता है वो मेरा 3 दिन में उतना स्ट्रेंथ उनको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, और इस कंसेप्ट को यूज की जाती है इन केस ऑफ स्टीम क्यूरिंग, इलेक्ट्रिक क्यूरिंग, इंफ्रारेड क्यूरिंग। ये जो क्यूरिंग है ये थोड़ा मिसलेनियस क्यूरिंग है, मतलब थोड़ा हटके है, ओके। और ये जो क्यूरिंग्स है इसको जनरली हम नॉर्मल जो स्लैब वगैरह ये सब बनाओगे इसमें यूज नहीं करते, हम प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं जनरली, या फिर फैक्ट्री वगैरह में, है ना, जहाँ पे ईंटें बन रहे हैं, कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसको मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन जल्दी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम इन सब क्यूरिंग का यूज करते हैं, है ना, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का। इस सभी के ऊपर टॉपिक लिखवाएंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो वेल अभी आपको एक ओवरऑल क्यूरिंग की कांसेप्ट समझ में आई, टेम्परेचर का एक इफेक्ट समझ में आया क्यूरिंग के ऊपर, है ना। और देखो टेम्परेचर ये तो ज्यादा का बात किया, टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होगी और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी स्लो होगी, तो ऐसे केसेस में आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। किसी भी केस में टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी लेस देन 5%, 5 डिग्री सेल्सियस, इससे कम होगा तो हाइड्रेशन काफी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन आपका स्पीड होगा, लेकिन पार्टिकल जो बनेंगे हाइड्रेटेड पार्टिकल्स उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो अच्छे से प्रॉपर अरेंज नॉर्मल मैनर में, नॉर्मल मैनर में कहने का मतलब अगर नॉर्मल क्यूरिंग करते तो उसमें धीरे धीरे हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है, धीरे धीरे CSH जेल बनता है, वो धीरे धीरे फिर उसको सफिशिएंट टाइम भी मिलती है कि वो ओरिएंटेशन अपना एक प्रॉपर जहां पे उसको जाना है जिस तरह से अरेंज होना वो प्रॉपर्ली अरेंज हो पाता है, उसको एक टाइम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलेगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा कंक्रीट का, वो काफी हाई होगा as compared to the condition when you have done curing at very high temperature, okay, जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, ओके। बहुत हाई टेम्परेचर पे जब आपने किया तो पार्टिकल को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया फॉर मेकिंग दैट प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओके। तो इस केस में जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका होगा वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। समझ में आई बात, ओके। तो चलिए अब जरा इस पे लिखना शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे आगे। तो लिखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग जो क्यूरिंग का डेफिनेशन है वो क्या है। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट व्हाइल मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर डिजाइन और टेम्परेचर कंडीशन। नेक्स्ट एक नोट बनाइए, जो पीरियड ऑफ क्यूरिंग है कि आपको कितने समय तक के लिए क्यूरिंग करना है, ये डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, ये कोड कहता है, ठीक है, ये बात कोड में लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंगली कोड कहता है कि अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज करते हो तो मिनिमम आपको 7 दिनों के लिए क्यूरिंग करना होगा। सिमिलरली कोड ये भी कहता है कि अगर हम सीमेंट को एडमिक्सचर के साथ मिक्स करके अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं, या फिर हम ब्लेंडेड सीमेंट मतलब ओपीसी में अगर कोई दूसरा कंपाउंड जैसे कि पोजोलोना, पीपीसी सीमेंट एक तरह का ब्लेंडेड सीमेंट का एग्जांपल है, यूज करते हैं, तो ऐसे सीमेंट के लिए जो मिनिमम क्यूरिंग डे होगा वो 10 दिन होगा, 10 से 15 दिन मिनिमम होगी, लेकिन सबसे कम 10 दिन, ओके, 10 दिन से कम नहीं। नोट, पीरियड ऑफ क्यूरिंग ये वेदर कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है,
ये बात भी कोड कहता है। और कोड ये कहता है कि अगर कोल्ड एरिया या फिर कोल्ड वेदर कंडीशन है तो आपको 7 दिनों के लिए क्यूरिंग करना है। अगर हॉट वेदर कंडीशन है तो आपको कम से कम 10 दिनों के लिए क्यूरिंग करना है। ठीक है, ये जो क्यूरिंग का हम बात कर रहे हैं वाटर को यूज करके क्यूरिंग करने का बात कर रहे हैं, वाटर क्यूरिंग। नेक्स्ट, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज इज 5 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल क्यूरिंग टेम्परेचर रेंज इज 5 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग। आपका क्यूरिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, क्यूरिंग सपोर्ट हाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सीमेंट which is responsible for strength development. Second, prevent loss of water from concrete mix due to evaporation and other causes. Third, it reduces shrinkage of concrete and crack development. Hence, durability of concrete increases. Next, it improves impermeability of concrete and hence improves durability of concrete. एक नोट है, यहाँ पे जरा बात को समझने का कोशिश करिए कि मान लो कि आपने कोई एक बीम कास्ट कर दिया और उस बीम को हम दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन की हम क्यूरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सूखे हवा में छोड़ देंगे, ड्राई एयर में। दूसरा कंडीशन की हम प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे विथ वाटर यूज करके। तो लेट्स सपोज कि अगर आपने 7 दिनों तक छोड़ा तो जो इसका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ठीक है, जो इसका स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, मान लो स्ट्रेंथ 1, तो मान लीजिए कि सेम कंडीशन में अगर आपने प्रॉपरली क्यूरिंग किया है 7 दिनों के लिए, तो ये जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर क्यूरिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, ये इसका स्ट्रेंथ जो भी हुआ होगा इससे 50% अधिक होगा, मीन्स आप कह सकते हो कि 150%, ऐसे कह सकते हो 150%, है ना, क्योंकि 50% अधिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, 150% स्ट्रेंथ। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने क्यूरिंग किया है, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और अगर क्यूरिंग नहीं किया है सेम डे के लिए 7 दिनों के लिए, तो जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी वो लगभग 50% कम होगी। आप इस तरह से उल्टा कह सकते हो। सेकेंड, सेम अगर 1 महीने में देखा जाए तो स्ट्रेंथ डबल हो जाता है। मान लो इसका जो भी स्ट्रेंथ होगा 1 महीने के लिए, अगर सूखे कंडीशन में आपने छोड़ दिया है ना, सूखे कंडीशन में, तो मतलब बिल्कुल क्यूरिंग नहीं किया, और क्यूरिंग अगर किया तो स्ट्रेंथ कितना मिलेगा? ये जो स्ट्रेंथ मिला, स्ट्रेंथ 2, इसका डबल होगा, मतलब 2 इंटू स्ट्रेंथ 2, अगर आपने प्रॉपर क्यूरिंग किया है तो। समझ में आ रहा? ओके। अब देखते हैं रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर क्यूरिंग। अगर आपने क्यूरिंग ढंग से नहीं किया है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले अगर क्यूरिंग नहीं किया है तो श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। सेकंड, आपका क्यूरिंग नहीं है मतलब ड्राई है, ठीक है, और वॉइड में आपका वाटर नहीं है, मतलब वॉइड जो रास्ता है वो खाली है, समझाया था, तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो डिफरेंट रिएक्टिव जो केमिकल्स है वो पेनिट्रेट हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकता है, तो रेट ऑफ कार्बोनेशन इंक्रीज होगा, जिस कारण से आपका अल्कलिनिटी कम होगी, फिर कोलिजन होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगा, लीड टू अलाउ एंट्री ऑफ रिएक्टिव केमिकल लाइक क्लोराइड, सल्फेट एक्सेट्रा, तो कोलिजन हो सकता है, सल्फेट अटैक हो सकता है। चौथा, विच रिड्यूसेस, और जिसके कारण अल्टीमेटली आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कम होगी, है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ कार्बोनेशन इंक्रीजेस, जिसके कारण ड्यूरेबिलिटी कम होगी, क्योंकि कोलिजन लगने की चांसेस है, और कोलिजन होगी तो स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट होगी, जिस कारण से ड्यूरेबिलिटी कम होगी। फोर्थ, स्ट्रेंथ अचीव्ड इज लो एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर ही नहीं है प्रॉपर्ली अवेलेबल, तो आपका जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा वो कम होगा। अभी हमने इसका एक कंपैरिजन देखा था कि अगर किसी स्पेसिमेन को आप क्यूरिंग करते हो और किसी पर क्यूरिंग नहीं करते हो तो क्या उसका स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है 7 डेज एंड 28 डेज या फिर 1 मंथ पर, है ना। अभी इस कंसेप्ट को देखा था। तो हाइड्रेशन नहीं होगा तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी
नहीं होगी। तो ये सारे कुछ कुछ बातें हैं। तो ये सारे एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं, तो आप वहाँ पे इन सब बातों को लिखोगे कि क्यूरिंग का डेफिनेशन क्या है कोड के अकॉर्डिंग, और क्या कोड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि क्यूरिंग पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में लिखोगे। जरा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग के बारे में लिखोगे, क्यूरिंग हमें क्यों करना चाहिए। फिर अगर क्यूरिंग अच्छे से नहीं हो पाया, ढंग से नहीं हो पाया, तो हमें क्या प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, इसके बारे में जरा दो चार पॉइंट लिखोगे, आपको परफेक्ट नंबर, कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, है ना। अब अलग एक क्वेश्चन आएगा कि मेथड ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। उस अभी मान लो केवल अगर क्यूरिंग पूछा कि क्यूरिंग के बारे में लिखिए, ओके, एक टर्म दे दिया क्यूरिंग, तो उसमें तो आप जितना लिख सकते हो डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव, इम्प्रॉपर क्यूरिंग के कारण क्या होगा, मेथड भी उसके नाम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मान लो अलग से मेथड ऑफ क्यूरिंग आ गया तो हम इसको डिटेल में अलग से लिखना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम कौन कौन से पॉसिबल मेथड ऑफ क्यूरिंग है इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, फिर हम और डिटेल में आपको और समझाएंगे, जो समझानी है उसे हम और डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ क्यूरिंग, देखो क्यूरिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आ गया कि मॉइस्चर का जो लॉस है उसको बचाना है, प्रिवेंशन करना है। तो देखो मॉइस्चर कब लॉस होगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो इवापोरेशन हो जाएगी। तो क्या टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, छांव, ठीक है। अगर मान लो कंक्रीट कर रहे हो और छांव आ गया, शेडिंग आ गया, तो इस कारण से क्या इवापोरेशन जल्दी होगी, नहीं होगी। तो क्या मॉइस्चर बचा रहेगा कंक्रीट में, तो क्या हाइड्रेशन होगा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा कि नहीं। तो शेडिंग ऑफ कंक्रीट, शेडिंग मतलब छांव में आपको ठंडक महसूस होती है ना, तो ठंडक रखनी है ताकि मॉइस्चर की लॉस ना हो। तो शेडिंग कंक्रीट वर्क, इट इज वन मेथड ऑफ क्यूरिंग, शेडिंग कंक्रीट वर्क। अभी शेडिंग कंक्रीट वर्क जनरली कैसे कर सकते हो, तो ये तो जनरली हर एक जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे अगर मान लो कि आप अभी कोई स्लैब वगैरह, फ्लोर स्लैब बनाया, फ्लोर स्लैब है ना, तो इसके ऊपर एक छपरा डाल दो, तो यहाँ पे एक छांव मेंटेन रहेगा जिस कारण से क्यूरिंग बनी रहेगी, है ना। ये ऐसे कर सकते हैं शेडिंग, उसको मतलब छांव में लाना है, ओके, शेडिंग कंक्रीट वर्क। दूसरा, कवरिंग कंक्रीट विथ वेट surfaces, covering concrete with wet surface, wet वेट मटेरियल ऐसे लिखिए, जैसे कि एग्जांपल वेट हिसैन, और गनी वैक्स, ओके। हम क्या करेंगे, बस्ते को भिगा लेंगे। अब देखोगे गनी वैक्स क्या है, आलू भरा जाता है, आलू प्याज का बस्ता, ओके, जूट जूट मटेरियल का होता है, प्लास्टिक वाला नहीं, वो रस्सी वाला। उसको भिगा देंगे, उसको डाल देंगे हम कंक्रीट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर बनाए रखेगा, मॉइस्चर कंडीशन को। तो इस कारण से आपका क्यूरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। तीसरा, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग में क्या होता है कि हम एक ऐसे केमिकल को यूज करके या फिर ऐसे एजेंट को, ऐसे मेम्ब्रेन को यूज करके कंक्रीट को पूरा ढक देते हैं जिस कारण से इवापोरेशन ना हो, मतलब जो पानी को इवापोरेट करने ही ना दे, जितना भी हीट है वो कंक्रीट में ट्रांसफर ना हो पाए, वो हीट वो मेम्ब्रेन जो हमने लगाया है वो एब्जॉर्ब कर ले, जिस कारण से कंक्रीट गर्म ना हो और इवापोरेशन ना हो। तो ये प्रोसेस जो है इसको मेम्ब्रेन क्यूरिंग कहा जाता है। तो आप देखे होंगे कभी कभी, अगर आपका कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े होंगे, तो हम जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ तो था, क्या किया था, जो छत थे ना, छत पे बिटुमिन का कोटिंग डाल दिया था, कंक्रीट वर्क किया, थोड़ा सा कंक्रीट सेट हो गया। अभी जब कंक्रीट आपका फ्रेश है, जब इनिशियल सेटिंग टाइम कोई क्रॉस नहीं हुआ है, अभी कंक्रीट सेट नहीं हुआ है, उस वक्त तो आप मेम्ब्रेन नहीं लगा सकते ना, वो कुछ सेट होने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर उसमें एक आध बार क्यूरिंग करके आप मेम्ब्रेन लगा दो। तो उससे क्या होगी, जब आपने क्यूरिंग किया, वो जितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना था कैपिलरी पोर में उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आपने क्यूरिंग कर, सॉरी, मेम्ब्रेन लगा दिया, तो वो जो मॉइस्चर अब अंदर है वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है मेम्ब्रेन क्यूरिंग का। तो इसके बारे में लिखिए कि कंक्रीट सरफेस इज कोटेड विथ, कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट सरफेस is coated with bitumen, bitumen
to prevent loss of moisture, to prevent loss of moisture by evaporation. ओके, सो यहाँ पे आप बिटुमिन का यूज करोगे, खास करके जनरली जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है, सस्ते में अवेलेबल हो जाती है वो बिटुमिन। अगर बिटुमिन अवेलेबल नहीं है तो अदर डिफरेंट मटेरियल अगर अवेलेबल है तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम। तो अदर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज मेम्ब्रेन इज, देखिए अदर मटेरियल्स that can be used, that can be used as membrane और कंसेप्ट सेम है, वाटर का इवापोरेशन को बचाना। और वो अदर मटेरियल क्या है, लिखिए रबर लेटेक्स इमल्सन, रबर लेटेक्स मतलब रबड़, रबड़ की गम, ओके, लेटेक्स इमल्सन, ओके, रिजीन गम वगैरह, या फिर वार्निश, वैक्स एक्सेट्रा etc, इनको यूज किया जा सकता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मेथड जो है अगर हम डिस्कस करें, कौन सा मेथड था ये, तीसरा। चौथा मेथड, फोर्थ, आप कभी कभी देखोगे पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, तो ये भी एक तरह का क्यूरिंग का मेथड है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ओवर कंक्रीट सरफेस। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका कंक्रीट सरफेस है जब तक उसमें हाइड्रेशन नहीं हो जाती वो ड्राई ना हो, सूखे नहीं, इसलिए हमें उसमें पानी अप्लाई करते रहना चाहिए। कब तक, जब तक हाइड्रेशन ना हो जाए। अगर हाइड्रेशन हो गया और वो सूखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक हाइड्रेशन नहीं हुआ है तब तक वो सूखे नहीं। तो स्प्रिंकलिंग जब आप करोगे तो मान लो एक बार अभी स्प्रिंकलिंग कर दिया, सुबह किया है, दोपहर में फिर सूख जाएगा कंक्रीट, फिर दोपहर में एक बार क्यूरिंग कर दो, फिर शाम में एक बार क्यूरिंग कर दो, ताकि वो रात भर फिर चले, है ना। इस तरह से दिन में 1-2 बार 3 बार आपको क्यूरिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड जनरली स्लैब वगैरह के क्यूरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, पॉन्डिंग मेथड। आप देखोगे जब आपका घर बनता है स्लैब, तो वहां पे ऊपर हम इस तरह का स्लैब के ऊपर बाउंड्रीज बना देते हैं मिट्टी वगैरह को यूज करके, और ये जो बाउंड्रीज है छोटे छोटे पॉन्ड जैसा जो बन के इसमें पानी भर देते हैं, है ना। ये पानी फिर सूखता है तो इसमें फिर से पानी भर देते हैं, तो इस तरह से चलते रहता है, समझ गया। तो इसको कहते हैं पॉन्डिंग मेथड। ये जो मेथड है इट इज बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग, ओके। और इसको खास करके यूज किया जाता है स्लैब क्यूरिंग के लिए, या फिर पेवमेंट्स जो आप रोड कंस्ट्रक्शन रिजिड पेवमेंट बनाते हो तो वहां पर भी तो कंक्रीट का इस्तेमाल है, तो उसको भी क्यूरिंग करना है, तो उसकी क्यूरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग, बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग स्लैब्स, ओके, स्लैब्स। नेक्स्ट, तो ये सारे जो अभी हमने टेक्निक देखा, इसमें कहीं ना कहीं पानी को लॉस होने नहीं देना है, और जो भी टेम्परेचर आपका है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है वो अपने उस टेम्परेचर पे आप क्यूरिंग कर रहे हो, और पानी को इवापोरेट होने नहीं दे रहे हो। और अगर इवापोरेट हो भी रहा है तो आप क्या कर रहे हो, जितना इवापोरेट हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पानी को स्प्रिंकलिंग कर रहे हो या फिर पॉन्डिंग मेथड का यूज कर रहे हो, है ना। अभी तक हमने ये बेसिक मेथड देखा क्यूरिंग का। अब हम क्या करते हैं, जो क्यूरिंग की कंसेप्ट है इसका जरा इस्तेमाल किया हमने, टेक्नोलॉजी हमारा जैसे जैसे आविष्कार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, तो हमने जरा दिमाग लगा लिया और सोचा कि हमको पानी को इवापोरेट होने नहीं देना है, मतलब पानी को मॉइस्चर को रिटेन करके रखना है उसमें। प्लस अगर मैं टेम्परेचर को किसी तरह से अल्टर कर पाऊँ, बढ़ाऊं घटाऊं, तो इस कारण से क्या होगा, मेरा क्यूरिंग जल्दी हो सकता है, मतलब सॉरी क्यूरिंग जल्दी हो सकता है, क्या नहीं, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है, मतलब हाइड्रेशन जल्दी हो सकता है। अगर हाइड्रेशन जल्दी होगा तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो गया, तो यही तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्यूरिंग का। तो अगर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो गया तो मेरा क्यूरिंग खत्म,
समझ में आया? तो इसके लिए हम सम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेक्निक्स, क्यूरिंग टेक्निक। अभी एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेक्निक में आप लिख सकते हो स्टीम क्यूरिंग, इंफ्रारेड क्यूरिंग, इंफ्रारेड क्यूरिंग, इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग, ये सारे जो क्यूरिंग है दीज आर एक्सेलरेटेड क्यूरिंग। ठीक है, अभी और एक तरह से आप क्यूरिंग कर सकते हो। ठीक है, और वो क्यूरिंग क्या है, मींस जैसे हमने मेम्ब्रेन क्यूरिंग किया। ओके, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग में हमने देखा कि हम क्या करते थे कि मींस एक ऐसे मेम्ब्रेन से हम ढक देते थे कंक्रीट को, जिससे कि जो कि वाटर के इवापोरेशन को बचाए, है ना। तो अभी वो उस मेम्ब्रेन में हमने डिफरेंट कंपाउंड्स देखे, जैसे बिटुमिन वगैरह देखा। तो नाउ उसी तरह का मेम्ब्रेन क्यूरिंग, लेकिन अभी यहाँ पे हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं केमिकल क्यूरिंग। हम ऐसे केमिकल को अप्लाई कर देंगे जो कि लॉस ऑफ वाटर को होने ना दे, मतलब वाटर का इवापोरेशन होने ना दे, है ना। तो इसे कहते हैं केमिकल क्यूरिंग। इस तरह से भी किया जा सकता है, ये भी नॉर्मल मेथड है। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग ये नहीं है, ये भी नॉर्मल मेथड है। तो केमिकल क्यूरिंग में जो कंपाउंड आप यूज कर सकते हो, इसके एग्जांपल्स याद रखिए। सोडियम सिलिकेट बहुत फेमस है, सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है, वाटर ग्लास। ठीक है, फिर वही केमिकल्स क्या होंगे, वैक्स होंगे, क्लोरीनेटेड रबर, क्लोरीनेटेड रबर। एग्जांपल्स याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग है। अभी एक चीज सुनिए, अभी ये जो मेम्ब्रेन क्यूरिंग है या फिर जो शेडिंग, क्यूरिंग बाय शेडिंग, ओके, कंक्रीट को छांव में रख के क्यूरिंग करना, मतलब ऐसी क्यूरिंग टेक्निक जिसमें आप कोई वाटर ऐड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, जो वाटर आपने मिक्स डिजाइन के करस्पॉन्डिंग जो मिक्स कंक्रीट मिक्स बनाने में वाटर ऐड किया, उसी को प्रिवेंट करके रख रहे हो, बचा के रख रहे हो। ठीक है, ये जो कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, इस कंसेप्ट के तहत जो आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, प्लस जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक, जैसे कि आप टाइम टू टाइम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं वाटर का, या फिर पॉन्डिंग टेक्निक यूज कर लिया है, इसके कंपैरिजन में, तो मान लो इन दोनों मेथड्स के बीच में अगर कंपेयर करें, तो जो जब टाइम टू टाइम आप पानी जब छिड़काव करके क्यूरिंग करते हो ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, वो अच्छी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है ना। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन क्यूरिंग, केमिकल क्यूरिंग, ये सारे जो कंसेप्ट है, इसके ये भी होता है, इसके कारण भी क्यूरिंग हो जाती है, ओके, लेकिन उतना परफेक्टली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये सारी चीजें उतना इफेक्टिव नहीं है। कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाएगा, किसी भी तरह से थोड़ा मोड़ा तो लॉस हो ही जाएगा। ओके, मतलब वाटर की लॉस तो हो ही जाएगी। तो इसलिए ये जो मेथड्स हैं, ये उतना इफेक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू योर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर और पॉन्डिंग। समझ में आप? ओके, लिखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इसको ध्यान में रखना है। ये क्योंकि IS 456 2000 के रिकमेंडेशंस है, ये रिकमेंडेशन ये है कि फॉर एग्जांपल जो टेस्ट स्पेसिमेन वगैरह आप जब बनाते हो ना, तो उसका जो क्यूरिंग करते हो, या फिर नॉर्मल जो कंक्रीट का क्यूरिंग किया जाना चाहिए नॉर्मली जनरली, वो किस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग किया जाना चाहिए, वो भी वाटर क्यूरिंग। ठीक है, वाटर क्यूरिंग, ये वाटर क्यूरिंग की बात कर रहा है, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग का नहीं है, ये वाटर क्यूरिंग की बात कर रही है। तो कोड कह रहा है कि क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी डन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 90% ह्यूमिडिटी। ये जो ह्यूमिडिटी है, इट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर एट एनी टाइम इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट एनी टाइम इन एयर डिवाइडेड बाय maximum amount of water which can be held by air, maximum amount of water which can be held by air into 100%, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, ये जनरली क्या है कि जनरली एयर में भी कुछ कुछ वॉइड्स रहते हैं, है ना, तो उसमें अगर वेपर मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, तो वही है वाटर ना।
समझ में आ रहा है? जो वेपर मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट है वही है वाटर। ओके, तो यही कहता है कि 90% कम से कम वेपर होना चाहिए, ऐसे कंडीशन में आप क्यूरिंग करिए। नोट, एक नोट लिखिए, जनरली क्यूरिंग ऑफ 7 day to 14 day gives 70 to 80% of 28 day strength. Okay, 70 to 80% of 28 day strength. Note, if curing is done for 1 year continuously, if curing is done for 1 year continuously, it increases the strength of concrete by 40% with respect to strength obtained at 28 days. Okay, स्टीम क्यूरिंग पे बात करते हैं। तो व्हाट इज स्टीम क्यूरिंग? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि क्यूरिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्या था, कि आपका वाटर लॉस हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, इसलिए कैपिलरी पोर को सैचुरेट रखने के लिए, ताकि वो हाइड्रेशन रिएक्शन हो पाए टाइम टू टाइम और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पाए कंक्रीट में, इसलिए आपको कैपिलरी पोर को सैचुरेट रखना होगा। तो यही था बेसिक क्यूरिंग का कंसेप्ट, इसलिए हम वाटर को अप्लाई करते थे, या फिर वाटर का जो लॉस है उसे हम प्रिवेंट करते थे बाय यूजिंग केमिकल मेम्ब्रेन, या फिर सिंपल जैसे बिटुमिन वगैरह यूज करके, है ना, वाटर का जो इवोपरेशन है उसे हम प्रोटेक्ट करते थे, या फिर हम वाटर अप्लाई करते थे, स्प्रिंकल करते थे, पॉन्डिंग करते थे। ये सारा आपका बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन स्टीम क्यूरिंग के केस में क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें तो बेसिकली स्ट्रेंथ ही तो डेवलपमेंट करवानी है, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करवाने के लिए हम कंक्रीट का जो मॉइस्चर कंडीशन है उसको हम एज इट इज मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, प्लस हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं कंक्रीट की, जिस कारण से जो हाइड्रेशन रिएक्शन ये फास्टर होने लगता है, मतलब जल्दी से होगा। तो अगर हाइड्रेशन जल्दी से होगा तो हाइड्रेशन की जो प्रोडक्ट है CSH जेल या फिर कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये जल्दी से बनेंगे, तो जिस कारण से आपका स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट होगी जल्दी से। तो जनरली ये देखा जाता है कि लगभग स्टीम क्यूरिंग जब हम करते हैं तो जो 28 दिनों में जो कंक्रीट स्ट्रेंथ अचीव करता है वो उसका लगभग 70% या कंप्लीट कह लो। ओके, क्योंकि मतलब किसी किसी केसेस में कंप्लीट स्ट्रेंथ 28 दिन में जो स्ट्रेंथ डेवलप कर पाता है कंक्रीट आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग, उतना स्ट्रेंथ वो 24 घंटे में डेवलप कर लेगा। तो इतनी इफेक्टिवनेस है इसकी स्टीम क्यूरिंग की, है ना। तो स्टीम क्यूरिंग को हम एक हाई टेम्परेचर पे करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आ रही है कि हमें कंक्रीट का जो मॉइस्चर कंडीशन है उसको मेंटेन रखना होगा, प्लस आप टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करोगे, जिस कारण से हाइड्रेशन रिएक्शन फास्टर होगी, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विल बी रैपिड। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टीम क्यूरिंग, ठीक है। और स्टीम क्या है? स्टीम इज वाटर वेपर। तो आप वाटर वेपर मतलब वाटर है, तो ये कंक्रीट का मॉइस्चर कंडीशन मेंटेन रखने में मददगार करेगी, प्लस स्टीम में काफी हीट भी होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो ये दोनों तरह की जो कंडीशंस है कि कंक्रीट को गर्म करना है प्लस उसका मॉइस्चर कंडीशन को प्रिवेंट करके रखना है, दोनों तरह की कंडीशन के लिए सूटेबल है, मतलब दोनों तरह की कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए स्टीम इज वन टाइप ऑफ सूटेबल मींस एजेंट फॉर क्यूरिंग, है ना। इस क्यूरिंग मेथड को हम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से स्ट्रेंथ अचीव करवा रहे हैं, है ना, मतलब स्ट्रेंथ गेनिंग में एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसे एक्सेलरेटेड क्यूरिंग मेथड भी कहा जाता है। और ऐसे क्यूरिंग मेथड को जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में हम वहां पे यूज करते हैं, ऐसे मतलब जहाँ पे हॉलो ब्रिक्स अगर कहीं बन रहा है या फिर छोटे छोटे बॉक्स वगैरह कहीं बनते हैं कंक्रीट के, तो ऐसे कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए हम ये स्टीम क्यूरिंग मेथड जनरली यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? चूंकि जो 28 दिन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करता है नॉर्मल क्यूरिंग से, ये 24 घंटे में अचीव कर पा रहे हैं, तो इस कारण से आप क्या कर सकते हो, जो मोल्ड्स है, जिस ढांचे में आपने कंक्रीट को प्लेस किया था उस मोल्ड्स को 24 घंटे में रिमूव कर सकते हो, प्लस उस मोल्ड को दूसरी जगह यूज कर सकते हो। तो क्या मेरा कंस्ट्रक्शन फास्ट और इकोनॉमी भी अचीव होगी, इकोनॉमी भी अचीव होगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मतलब आप ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल कंडीशंस डेवलप होंगे, प्लस आपका जब मान लो कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, आपने बना दिया चीज, एक दिन में ही चीज बना दिया, तो वो दूसरे या तीसरे दिन बिक जाएगा ना आपका, दूसरे या तीसरे दिन बिक जाएगा। तो वो बिक जाएगा तो आपको आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा चीज बहुत समय के लिए स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टोरेज स्पेस बच गई आपकी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक इकोनॉमी अचीव होता है। तो ये सारे कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, ओके, स्टीम क्यूरिंग के केस में। नाउ अभी जो टेम्परेचर है, कंक्रीट का टेम्परेचर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो?
कंक्रीट का टेम्परेचर आप स्टीम के माध्यम से इंक्रीज करवा सकते हैं कि स्टीम गर्म होती है, या फिर हॉट वाटर गर्म पानी के द्वारा आप कंक्रीट का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इंक्रीज कर सकते हो, है ना। ये सारे डिफरेंट मेथड है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ना। और कुछ कुछ बातें सुनिए जो अभी देखो, मान लो अभी कंक्रीट फ्रेश है, ठीक है, अभी कंक्रीट फ्रेश है, अभी उसमें काफी मॉइस्चर है, अभी काफी मॉइस्चर है कंक्रीट में, तो अचानक से इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज नहीं कर सकते। जनरली जो स्टीम क्यूरिंग हम करते हैं, ये हम करते हैं 93 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे स्टीम क्यूरिंग किया जाता है। तो अभी मान लो कंक्रीट अभी फ्रेश है, मतलब अभी अभी जस्ट आपने डाला है उसको, अभी सेट भी नहीं हुआ है कंक्रीट, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, और आपने क्या किया 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचानक से कर दोगे, तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होगा, उसको कहीं थर्मल शॉक लग जाएगा। अचानक से मतलब कुछ लगता है तो झटका लगने जैसा कुछ लगता है ना, तो उसी तरह उसको कंक्रीट को थर्मल शॉक लगेगी, मतलब थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होगा और कंक्रीट में आपका क्रैकिंग डेवलप हो जाएगा, क्रैक्स वगैरह बहुत सारे क्रैक्स हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस। एंड तो अगर क्रैक्स डेवलप हो जाएगा तो आप क्या कहोगे, क्या कह सकते हो कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विल डिक्रीज, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विल डिक्रीज, है ना। तो इसलिए हम टेम्परेचर को अचानक से 93 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचाते, हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, पर घंटे में, मतलब पर घंटे में 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं। शुरुआत इनिशियल टाइम में आप 10 डिग्री इंक्रीज करोगे, फिर जब 1 घंटा हो गया, फिर दूसरे घंटे में हो सकता है 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो इस तरह से ग्रेजुअली हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अप टू 93 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेंथ है 28 दिन का स्ट्रेंथ वो अचीव हो जाता है 24 घंटे के अंदर। फीलिंग आ रही है कुछ? ओके, तो चलिए इसके बारे में लिखिए, लिखना शुरू करिए स्टीम क्यूरिंग के बारे में। तो लिखिए concept of steam curing is that loss of moisture from concrete is prevented, loss of moisture from concrete is prevented, that is concrete is maintained moist and temperature of concrete is increased, which accelerate the hydration reaction and hence the strength development, which accelerate the hydration reaction and hence the strength development. टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट, अब ये टेम्परेचर को जो इंक्रीज करना है, ये कैसे इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग स्टीम, हॉट वाटर और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। नेक्स्ट, this type of curing method is also called accelerated curing method. Accelerated curing method are widely used in precast concrete factory. इस मेथड को प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में ज्यादा अधिकतम यूज किया जाता है। क्यों? रीजंस क्या क्या है? पहला रीजन, ड्यू टू फास्टर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, चूंकि इनिशियल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी होता है, ड्यू टू फास्टर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट molds can be removed earlier, molds can be removed earlier slash construction speed, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन स्पीड होगा। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, थर्ड पॉइंट, स्टोरेज एंड स्पेस reduces, फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमी इज अचीव्ड। अब एक बात सुनो, यहाँ पे क्या है स्टीम क्यूरिंग के केस में, तो यहाँ पे बेसिकली हम अधिक हाई टेम्परेचर पे हम क्यूरिंग करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे हम क्यूरिंग करवाते हैं, ओके, तो क्यूरिंग के दौरान बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हाई टेम्परेचर पे हाइड्रेशन रिएक्शन होता है ना, तो हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या क्या है इसके बारे में सुनिए। आपको पता है सीमेंट में CaOH हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब लाइन ये प्रेजेंट होती है। अब इसके कारण बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि लीचिंग हो सकता है, एफ्लोरेसेंस वगैरह हो सकता है ना। तो लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्यूरिंग करने के कारण होता क्या है, ये जो CaOH है प्लस आपका जो कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट आपने यूज कर रखा है कंक्रीट में, उसमें जो एक्टिव सिलिका है, मतलब ऐसा सिलिका कंटेंट जो रिएक्ट कर पाए लाइम के साथ, तो लाइम के साथ वो सिलिका कंटेंट रिएक्ट करके वो जो एक्टिव सिलिका है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, वो एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाती है जो कि आपका जो कंक्रीट है उसके स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन करती है। तो इससे हुआ क्या, इससे लाइम हाई टेम्परेचर पे हाइड्रेशन होने के कारण लाइम की क्वांटिटी, फ्री लाइम की क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है,
ठीक है। तो फ्री लाइम की क्वांटिटी रिड्यूस होने के कारण आपका जो लीचिंग एंड एफ्लोरेसेंस की जो पॉसिबिलिटी थी ये भी मतलब ये मिनिमाइज हो रही है, ये कम कम से कम होगी। समझ में आया? तो हाई टेम्परेचर पे हाइड्रेशन करने का ये एक एडवांटेजेस है। तो कह सकते हो स्टीम क्यूरिंग भी, चूंकि आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं, हम लगभग 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं स्टीम क्यूरिंग, तो यहाँ पे स्टीम क्यूरिंग करने के कारण ये एडवांटेजेस मिलती है। मतलब स्टीम क्यूरिंग अगर किसी कंक्रीट का किया गया तो उसमें एफ्लोरेसेंस या फिर लीचिंग एफ्लोरेसेंस वगैरह कम होंगे, हम ये कह सकते हैं। दूसरी फायदा हमें क्या मिलती है, दूसरी फायदा, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि आपका जो सीमेंट है उसमें डिफरेंट बॉगी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि C2S प्रेजेंट है, C3A प्रेजेंट है, ये सारे। तो होता क्या है ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, हाई टेम्परेचर पे अगर हाइड्रेशन होता है तो होता क्या है कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन ये C2S और C3A जो है ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी सल्फेट रेजिस्टेंस कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। तो इस कारण से जो वो कंक्रीट होता है उसका सल्फेट रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। और ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि C2S तो C3A से रिएक्ट करिए, तो सल्फेट अगर आएगा भी तो उसको C3A मिलेगा नहीं जिससे वो रिएक्ट करता, तो सल्फेट अटैक होगा नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो सल्फेट अटैक होगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ये दो एक बेसिक रीजन है। प्लस आपका और एक चीज है, जो हम ये क्यूरिंग कर रहे हैं मतलब स्टीम क्यूरिंग, तो ये चूंकि एक्सेलरेटेड क्यूरिंग है। ओके, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग मतलब इसमें कम समय में जल्दी ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रही है। अब तो इस कारण से क्या हो रहा है कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस में, मतलब जहां वहां पर जहां पर कंक्रीट के अंदर आपने कंक्रीट डाला, अभी अभी डाला है और वहां का जो पानी है, कंक्रीट के अंदर जो पानी है वो जम गया एकदम, जम जाएगा अगर कंक्रीट का पानी, तो आइस बन जाएगा, एक्सपेंशन होगी, क्रैक डेवलपमेंट होगी, वो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी खत्म, मतलब कंक्रीट बेकार। तो ऐसा होता, ठीक है। लेकिन मान लो चूंकि यहाँ पे जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो चुका है, तो अगर मान लो आइस जमता भी है तो कंक्रीट में इतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो गया कि आइस जमने के कारण जो उसके एक्सपेंशन के कारण जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को झेल पाए, कम से कम इतना तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो ही रहा है। समझ में आ रहा है? तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होती है ड्यू टू फास्टर रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। समझ में आई? तो ये सारे कुछ कुछ एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं when the hydration of cement occurs at high elevated temperature और high temperature। तो इस बात को लिख लीजिए, ये सब लॉजिक्स है। ओके, लिखिए। मतलब ये सारे जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर कभी असर्शन रीजनिंग में, कभी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में घुमा फिरा के कहीं से डाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेनिफिट ऑफ, लिखिए हेडिंग बनाइए, बेनिफिट ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट, when hydration occur at high temperature, when hydration occur at high temperature, comma, then CaOH2 present in cement react with active silica content of coarse aggregate and fine aggregate, active silica content of coarse aggregate and fine aggregate, and forms insoluble product which contribute to strength of concrete, and forms insoluble product which contribute to strength of concrete। तो एक नोट बनाइए, लिखिए, due to reduction in free lime content, comma, due to reduction in free lime content, comma, the problem of leaching and efflorescence also get minimized, the problem of leaching and efflorescence also get minimized। second point लिखिए, C2S and C3A during hydration, C2S and C3A during hydration also react with each other to produce sulfate resisting compound, to produce sulfate resisting compound। Note, लिखिए, sulfate resistance improves या increases, sulfate resistance increases। आगे लिखिए, steam curing is done at 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर at low pressure और high pressure। स्टीम क्यूरिंग को आप 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं, एट लो प्रेशर किया जा सकता है या फिर हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग का मतलब क्या है? लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग का मतलब ये है कि प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मेंटेन होगी, जो प्रेशर है इट विल मेंटेन करस्पॉन्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर आपका 93 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर होगा। नाउ अगर लो क्यूरिंग किया जाता है, लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग अगर किया जाता है, तो ये देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 70% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ मतलब 70% ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
इज अचीव्ड विद इन 16 to 24 आवर। समझ में आया? मतलब कितना जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग को जनरली मतलब हमारे पास दो तरह का स्टीम क्यूरिंग हम बता रहे हैं आपको, एक बता रहे हैं लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, दूसरा बता रहा है हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग को। लेकिन इन दोनों में से हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग को जनरली विकास कंक्रीट फैक्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग में जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है ये और भी जल्दी होता है जितना होता था इन लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। चलिए देखते हैं क्या है कि जो प्रेशर होगा वो लगभग 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होगा प्रेशर इस केस में, और टेम्परेचर जो होगी वो लगभग 93 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। नाउ नेक्स्ट जनरली यूज्ड इन प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। ओके, इसके बारे में लिख रहे हैं। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री। तो इस मेथड से अगर क्यूरिंग करते हैं तो ये देखा गया है कि 28 दिन 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीव्ड विद इन 24 आवर। इज अचीव्ड ऐसे लिखिए, इज अटेन्ड विद इन 24 आवर। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे 70% नहीं है, कंप्लीट जो 28 डेज में स्ट्रेंथ आपको मिलता वो 24 घंटे में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि ये कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देता है, लगभग 50% से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कर देता है कंक्रीट का। ओके, या फिर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये बेसिकली शियर स्ट्रेंथ आप कह सकते हो कंक्रीट का। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग reduces the shear strength of concrete. High pressure steam curing reduces the shear strength of concrete or bond strength of concrete by 50% approx. Note, एक नोट बनाइए, लिखिए due to rapid development of initial strength using steam curing technique, comma, it improves freezing and thawing resistance, comma, hence it improves durability of concrete. Okay, next note लिखिए, response of mix with low water cement ratio is good toward steam curing as compared to mix having high water cement ratio. मीन्स लो वाटर सीमेंट रेशियो अगर है और ऐसे मिक्स का अगर स्टीम क्यूरिंग कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता है। मतलब काफी अच्छा होने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है ना, तो अगर ज्यादा गीला है कंक्रीट आपका, मतलब ज्यादा वाटर कंटेंट है, मतलब ज्यादा गीला है, तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर को आप जल्दी अच्छे से इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर इंक्रीज करते भी है तो क्रैक वगैरह डेवलप होने का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि वो जल्दी अभी इनिशियली जल्दी वो सेट नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि पानी ज्यादा है उसमें। फीलिंग आ रही है? तो इसलिए अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो अगर थोड़ा कम है तो स्टीम क्यूरिंग एक अच्छा रेस्पॉन्स देता है ऐसे मिक्स के लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, आफ्टर स्टीम क्यूरिंग मान लो कर दिया, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास रिकमेंडेशन ये है कि आपने स्टीम क्यूरिंग कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन स्टीम क्यूरिंग करने के बाद कम से कम 7 दिनों के लिए हम उसको वाटर क्यूरिंग भी करेंगे या फिर वेट क्यूरिंग। ओके, पानी को यूज करके भी 7 दिनों तक कम से कम आपको क्यूरिंग करना होगा। इसे करने से फायदा क्या होती है कि जो स्टीम क्यूरिंग से जो भी स्ट्रेंथ मिला है उसमें भी 20 से 35% स्ट्रेंथ और बढ़ के मिलता है। समझ गया? 20 से 35% स्ट्रेंथ बढ़ के मिलती है। ओके, वेल, तो ये था आपका स्टीम क्यूरिंग। अब और भी डिफरेंट मेथड्स है क्यूरिंग का, जैसे कि इंफ्रारेड क्यूरिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। फिर और एक कॉन्सेप्ट आती है यहाँ पे, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, फिर इसके साथ आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अब और एक बात सुनिए रिलेटेड टू स्टीम क्यूरिंग, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझो। देखो, अभी अभी आपने कंक्रीट को मिक्स किया है और इसको किसी एक, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बताया आपको प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर, तो लेट्स सपोज आपने एक बॉक्स बना दिया प्रीकास्ट कंक्रीट की। तो ये बॉक्स बनाने के बाद हमारा जो स्टीम क्यूरिंग का कंसेप्ट है वो क्या है कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि मॉइस्चर इवोपरेट ना कर पाए। तो हम एक मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, ताकि मॉइस्चर इवोपरेट ना कर पाए।
प्लस हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ताकि रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है इस कंक्रीट की अधिक हो, ओके, ताकि जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पाए। तो अब मेरी क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो आपको 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आपको क्यूरिंग करना है, तो जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये कैसे इंक्रीज करोगे, कब कब से कब, कौन सा ऐसा वक्त होगा, सही वक्त, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करोगे इसका। तो सुनिए, जैसे ही आपने कंक्रीट बना दिया उसके उस तुरंत बाद क्यूरिंग करने की या फिर टेम्परेचर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो कंक्रीट गीला है, वो धीरे धीरे सेट होगा, तो उसे हम सेट होने देते हैं। तो लगभग कंक्रीट के कास्टिंग के बाद, आफ्टर कास्टिंग, ठीक है, एक बार कास्टिंग हो गया, कास्टिंग से लेके 2 से लेके 6 घंटे आप ऐसे ही छोड़ देते हो, उसको सेट होने के लिए अलाउ करते हो। 2 से लेके 6 घंटे के बीच में वो सेट होगा। इस टाइम पीरियड को, जिस वक्त आप उसको एज नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आपने कास्टिंग किया है उसी टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। इसे कहा जाता है प्री सेटिंग। इसे क्या कहा जाता है, प्री सेटिंग। जब ये प्री सेटिंग जो फेज है, प्री सेटिंग फेज, ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, तब अब आप क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, और वो भी क्या, इंस्टेंटेनियसली 93 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि अभी भी उतना सेट नहीं हुआ है। अभी 6 से 7 घंटे में जस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम उसने क्रॉस किया, प्लास्टिसिटी लूज किया है, और थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हुआ होगा, थोड़ा मोड़ा मीन्स 5-10%, है ना, उतना ही। तो इतना कम स्ट्रेंथ अभी डेवलप हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में आप सडनली टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर सडनली टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा, तो वही थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल शॉक लगेगी, क्रैक वगैरह डेवलप हो जाएगा, ओके, बहुत सारे क्रैक अपीयर हो जाएंगे सरफेस के ऊपर, समझ में आया। तो इसलिए हम ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एंड द टेम्परेचर इंक्रीज करने का जो आपका रेट है, ये जनरली हमारा जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कर रहे हैं क्या, लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज करने का रेट होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर के दर से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो आपको कुल मिला के 93 तक पहुंचानी है। तो मान लो कि ऑन एन एवरेज मान लो कि आप 15 डिग्री सेल्सियस पर घंटा आप इंप्रूव कर रहे हो, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, और 93 डिग्री तक पहुंचाना है। लंप सम मान लो 90 डिग्री तक आपको पहुंचानी है टेम्परेचर। तो कितना, 15 छके 90, तो 6 घंटे फिर ऐसे लग जाएंगे, लगभग 6 आवर्स। तो एक बार जब टेम्परेचर लगभग 6 घंटे पर पहुंच गया, 6 घंटे तक आपका जब टेम्परेचर एक बार पहुंच गया, मतलब 6 घंटे में जब 90 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच गया, फिर हम इसे इसी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली बनाए रखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टीम, गर्म हवा आप स्टीम डाल रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली स्टीम हम डालेंगे लगभग 6 से 7 घंटे तक, ओके। और इस दौरान तो ये 3 फेज होंगे, और इन तीनों फेजेस के दौरान आपका क्यूरिंग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम आप अगर कंप्लीट करोगे तो लंप सम देखिए 24 घंटा ही लग रहा है, 6 या 18, लगभग 18 से 24 घंटा, समझ में आ रहा है। इसलिए वो 24 आवर्स की बात कर रहा है लंप सम ऑन एन ओवरऑल, कि 24 आवर्स में कितना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। बात क्लियर है, ओके। अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं। कौन से पॉइंट को, कि आपका जो लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग है और हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके पीछे जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो जरा कंसेप्ट को समझो। लो प्रेशर, ठीक है, मतलब लो प्रेशर कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप क्यूरिंग कर रहे हो। हाई प्रेशर कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पे आप क्यूरिंग कर रहे हो। तो जरा हम ऐसे इन जनरल एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई चीज है, ठीक है, अब इस चीज को गर्म कर रहे हो, तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें थर्मल स्ट्रेन वगैरह डेवलप होगा, तो एक्सपैंड करेगी, एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगी। हर एक चीज की अपना एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर प्रेशर आपने लगा के रखा है ऊपर से, इस पर एक दबाव है, तो ये जो एक्सपेंशन होना है इसको ये दबा के रखेगा, उतना एक्सपैंड होने नहीं देगा, है ना। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन, और ये मान लो प्रेशर। तो प्रेशर क्या कर रहा है, दबा रहा है,
और टेम्परेचर के कारण जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको प्रेशर क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो अगर लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग है तो वहां पे देखिए आपका प्रेशर कम है, तो इसलिए आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास रेंज है कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक आप 1 घंटे में बढ़ा सकते हो। लेकिन हाई प्रेशर में क्यों, लो प्रेशर में क्यों नहीं ज्यादा बढ़ा सकते, क्योंकि प्रेशर कम है और ज्यादा टेम्परेचर सडनली बढ़ा दिए तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट होने की ज्यादा अधिक संभावना है, तो आपका क्यूरिंग करने का, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, अगर आपका कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है, वो कंक्रीट यूजलेस हो जाएगा क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होगा वो मेंबर पे। इसलिए जो हाई प्रेशर है, अब इसमें क्या है, आप टेम्परेचर थोड़ा अधिक इंक्रीज कर सकते हो। तो हाई प्रेशर के केस में ऐसे तो जनरल हमारे पास लिमिटेशन है कि 10 से 20 डिग्री आप इंक्रीज करिए, लेकिन अगर हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग कर रहे हैं तो आप 1 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस तक पर आवर आप टेम्परेचर मतलब इतने दर से हीट कर सकते हैं। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमें क्या फायदा है, वही रेट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होगा, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ गेन होगा। इसलिए आप देख पाते हो एक डिफरेंस आपको हमने बताया था, लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग और हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग में 24 घंटे में जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है, लो प्रेशर में 70% और 28 डेज, और हाई प्रेशर में फुल, है ना। वो उसका बेसिक रीजन यही है, क्योंकि आप ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर पाते हो तो जल्दी जल्दी हाइड्रेशन होता है। समझ में आया? ओके, तो हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग जो है, ऐसे तो जनरली हम 93 डिग्री सेल्सियस पर हमें करना चाहिए, लेकिन आप हाई प्रेशर अगर स्टीम क्यूरिंग करते हो तो इसको लगभग 100, 160, 150, 180 डिग्री सेल्सियस तक भी आप लेके जा सकते हैं टेम्परेचर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, क्योंकि हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग में प्रेशर जो है ये थोड़ा अधिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक प्रेशर पर आप क्यूरिंग करवा रहे हैं। ओके, तो वो एक्सपेंशन जो भी होगी उसको दबा के रखेगा अंदर ही अंदर, मतलब उसको एक्सपैंड होने नहीं देगा, क्रैक डेवलपमेंट होने नहीं देगी, तो आपकी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। जो बेसिक लॉजिक है ये है इसके पीछे। समझ में आया मैकेनिज्म इसका? ओके, देन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कांसेप्ट ऑफ स्टीम क्यूरिंग कंप्लीटली। तो ये टॉपिक बस ध्यान रखिएगा, ये जो कांसेप्ट हमने बताया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ होता है, माइंड में होना चाहिए। अब जो दो टाइप ऑफ क्यूरिंग है इसके बारे में दो दो लाइन लिखिए। सबसे पहला लिखिए इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग, एक हेडिंग बनाओ और लिखिए इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग। तो इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से आपको क्यूरिंग करना है। ओके, और मैं आपको बता दूं जो स्टीम क्यूरिंग के केस में हमने देखा, तो स्टीम क्यूरिंग के केस में जितना स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो पा रही है 24 घंटे के दौरान, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ आप डेवलप कर पाओगे इन केस ऑफ इंफ्रारेड स्टीम क्यूरिंग। ओके, तो ये थोड़ा और रैपिड होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ। और इंफ्रारेड स्टीम क्यूरिंग जो है इट इज जनरली डन है, सबसे पहले लिखिए इट इज ऑपरेटेड, इट इज डन एट, नहीं ऐसे लिखिए दी ऑपरेशनल द क्यूरिंग टेम्परेचर इज, ऐसे लिखिए द क्यूरिंग टेम्परेचर, द क्यूरिंग टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, लगभग इस टेम्परेचर पे हम क्यूरिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ, रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ, गेन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज as compared to steam curing। तो इसको किस तरह के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को क्यूरिंग करने में उपयोग करेंगे, इस तरह का मेथड। तो सोचो इंफ्रारेड रेडिएशन, तो किसी तरह का रेडिएशन होना चाहिए और वो रेडिएशन के कारण जो कंक्रीट होगा वो गर्म होगा, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण, रेस के कारण कंक्रीट गर्म होगा, फिर उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगी और क्यूरिंग होगी। तो ऑब्वियसली मॉइस्चर को आपको रिटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो मेम्ब्रेन तो अप्लाई करोगे ही। ओके, और फिर
आपका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होना चाहिए वो हॉलो कंपोनेंट होना चाहिए, ओके, ताकि या बीच में आप इंफ्रारेड सोर्स को जला पाए, बल्ब वगैरह आप यहाँ पे जला पाए, जिस कारण से हीट यहाँ तक पहुंच पाए। समझ में आया? तो हॉलो सेक्शंस अगर होगा उसके क्यूरिंग के लिए, अगर क्यूरिंग आपको उसका क्यूरिंग करना है तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल है, ओके। तो इसको जनरली लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड फॉर क्यूरिंग ऑफ hollow concrete product, ओके। बस इतना जानकारी आपके लिए काफी है ना। ये यहाँ पे लिख लो, ये डायग्राम बना लो, ये कंक्रीट, इधर लिख लीजिए इंफ्रारेड सोर्स, इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन सोर्स। क्लियर है? हम यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग के ऊपर। एक छोटी सी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। जस्ट ए मिनट, हमारी पेज एक्चुअली हैंग हो रही है इसलिए थोड़ा लिखावट भी बदल गया है। मैं इसे बंद करके ओपन करता हूं फिर से। तो इलेक्ट्रिक क्यूरिंग देखिए इसमें क्या है, कैसे करते हैं। मान लो कोई एक कंक्रीट का मेंबर है, अब इसको क्यूरिंग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, मतलब प्लेट लगाएंगे, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। अब इससे एक सर्किट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आप हीट प्रोवाइड करोगे, मतलब इस कंक्रीट मेंबर को गर्म करोगे। ये सर्किट एक आप बनाओगे, यहाँ पे पावर सोर्स होगी, ठीक है। और मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, हम एक इसके सरफेस पे, जो मेंबर है इसके सरफेस पे एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लेयर चढ़ा देंगे, जो कि इस कंक्रीट में जो भी मॉइस्चर है उसको रिटेन कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, उसका लॉस होने ना दे, है ना। क्योंकि जब आप हीट करोगे तो वो इवापोरेट होगा तो मॉइस्चर लॉस हो सकता है, तो वो लॉस होने ना दे, इसलिए एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लेयर हम चढ़ा देंगे, ओके, टू प्रोटेक्ट इवापोरेशन, टू प्रोटेक्ट इवापोरेशन। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक क्यूरिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हीट करनी है, तो अल्टरनेटिंग करंट हम अप्लाई करेंगे। दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट देखोगे आप, जो बैटरी वगैरह होता है उससे डायरेक्ट करंट निकलती है, और आपके घरों में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और ये करंट ऐसा होना चाहिए कि इसका वोल्टेज जो होगा ना वो कम होगा, ऑफ लो वोल्टेज, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड काफी अधिक होगी, ऑफ लो वोल्टेज बट हाई मैग्नीट्यूड। और हाई एम्पियर ऐसे कह सकते हो। हाई करंट का जो मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं वो हम एम्पियर में मेजर करते हैं, है ना, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और हाई एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। नाउ अब और एक चीज इसमें, और एक बात आती है कि जैसे देखो किसी दो पॉइंट के बीच में अगर फ्लो होना है तो हेड डिफरेंस होना है, उसी तरह से करंट का अगर फ्लो होना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये आप जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ये होना चाहिए, लगभग रेंज है इसका 30 टू 60 वोल्ट, 30 टू 60 वोल्ट, ओके। तो इलेक्ट्रिक क्यूरिंग के ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद दो पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जो 28 डेज स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का, ये आपको लगभग 3 डेज में प्राप्त हो जाती है, अगर इलेक्ट्रिक क्यूरिंग माध्यम से आप क्यूरिंग करोगे तो।
यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी सस्ता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता नहीं है, ये काफी महंगा होता है। ओके, तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि इट इज एक्सपेंसिव मेथड। इस मेथड का जनरली यूज नहीं किया जाता है, काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम जनरली कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्टीम क्यूरिंग मेथड, वो भी हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग मेथड जनरली प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि देखो, तो ये जो मेथड्स है, जितने भी हमने क्यूरिंग का मेथड बताया, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर को आप बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो, जिस कारण से हाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ में कुछ गेनिंग हो रहा है। तो दो तरह की स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट डिफरेंट टाइम, मतलब जैसे कि 28 डेज स्ट्रेंथ, 7 डेज स्ट्रेंथ, है ना, इस तरह से 56 डेज स्ट्रेंथ, कुछ भी होता है, लेकिन जनरली हम 28 डेज स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ एट डिफरेंट एज हमने देखा, लेकिन एक स्ट्रेंथ होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम वो कंक्रीट स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है जब उसका कंप्लीटली सारे जितने भी अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है सब कुछ हाइड्रेट हो जाएगा, तो जो तब जो स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, उसे कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो क्या क्या मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं, क्या ये जो हम टेम्परेचर को इनिशियली इंक्रीज करवा के, रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करवा के हम उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करवाते हैं, क्या ये चीज आपका कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट करता है? एक क्वेश्चन ये आईईएस में आपका एक बार इसमें था, मींस ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो सिलेक्ट करते हो ना, उस तरह के स्टेटमेंट में ये एक स्टेटमेंट बना के दे दिया था, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या जो हम टेम्परेचर राइज करके हम ये कर रहे हैं, मतलब क्यूरिंग करवा रहे हैं, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, क्या ये चीज कंक्रीट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर प्रभाव करती है? नहीं। कंक्रीट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होना है, जो भी आपने मिक्स डिजाइन किया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव होना है वो होगा, उससे ज्यादा ना होगा ना उससे कम होगा। समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट बना के लिख लो, नोट लिखिए, रैपिड राइज इन इनिशियल टेम्परेचर do not affect ultimate strength of concrete. Ultimate strength of concrete. ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ लिया गया है, आईएएस के एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन। अब चलिए एक नया हेडिंग बनाइए, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये क्या है? तो सुनो, कोई भी चीज मैच्योर हो गया, मतलब अगर लोकल टर्म में हम कहें, मतलब पक गया, है ना, अब कच्चा नहीं है, पक गया, समझदार हो गया, कच्चा नहीं है ना, ऐसे हम कहते हैं। तो उसी तरह से मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट मैच्योर हो गया, कहने का मतलब है कंक्रीट जब बच्चा था मतलब जब फ्रेश था, तो उस वक्त वो मैच्योर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोड नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ नहीं था। लेकिन कंक्रीट जब मैच्योर हो गया तो अब उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो गया, है ना, तो अब ये मैच्योर हो गया, हम ऐसा कहेंगे। तो जो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट है, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अभी अभी हमने देखा, जो क्यूरिंग प्रोसेस है, क्यूरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, मतलब पीरियड ऑफ क्यूरिंग की, आप कितने समय के लिए क्यूरिंग किए उसमें, एंड टेम्परेचर, है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि पीरियड ऑफ क्यूरिंग, ठीक है, एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग क्यूरिंग। ओके, तो इसी चीज को मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट बेसिकली क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ पीरियड ऑफ क्यूरिंग एंड टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। लिखिए बस, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है, वो भी कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, हम बता देंगे। वेल, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, the strength of concrete depend on both period of curing
and temperature during curing, and temperature during curing। क्लियर है? हम लिखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ period of curing and temperature of curing is called maturity of concrete, is called maturity of concrete। तो ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। एक एक तो टाइम का, पीरियड ऑफ क्यूरिंग आप टाइम में देखोगे। अब ये टाइम आप किस में देख सकते हो, डेज में या घंटे में, है ना। पीरियड ऑफ क्यूरिंग को आवर्स में या फिर डेज में देख सकते हो। एंड टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग को किस में देखोगे, डिग्री सेल्सियस में। किस में देखोगे, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, देखिए, इट इज मेजर्ड इन, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे मतलब टाइम इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इट इज मेजर्ड इन, it is measured in degree Celsius hour और डिग्री सेल्सियस डे, इस तरह से। ओके, और अगर क्लैरिटी के साथ अगर मैच्योरिटी को एक्सप्लेन करें तो इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। ठीक है, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है, सोचो अगर किसी कंक्रीट का मैच्योरिटी, ये जो वैल्यू निकल रहा है डिग्री सेल्सियस आवर, ये वैल्यू काफी ज्यादा आ रहा है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज हाई। तो अगर मान लो ये वैल्यू हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंक्रीट मैच्योर हो चुका है, कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है ना। तो हम इसको इस तरह से रिवर्स करके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, strength of concrete increases with maturity। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट ज्यादा मिल रहा है, मतलब उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, ओके, एक ग्राफ है, इसका एक कर्व बना लो आप लोग, तो अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अगर ये शॉर्ट नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूरिंग, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मैच्योरिटी, ये इस तरह से वेरी करता है। तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेंथ ज्यादा, मैच्योरिटी ज्यादा, समझ में आ। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कांसेप्ट ऑफ क्यूरिंग। कुछ भी बचा अब इसमें, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कंक्रीट, और वो क्या है, फिनिशिंग। फिनिशिंग, तो हेडिंग बनाइए फिनिशिंग। तो जैसा कि आप सभी को एक अंदर ही अंदर एक फीलिंग होगी कि किसी भी चीज को बनाया तो उसको फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्रीट को प्लेस किया, मोल्ड में कॉम्पैक्ट किया, ये सब चीज किया, तो उसको एक फिनिशिंग करना भी उसका एक इम्पोर्टेंट है, ताकि उसका अपीयरेंस अच्छा हो, है ना। प्लस अगर कोई स्पेशल फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो वो फंक्शन आपको मिल पाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो कोई रोड है, रोड सरफेस, तो रोड सरफेस में उनको क्या स्किड रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो जो रोड का सरफेस है ना, उसको हम कंप्लीटली एकदम चिकना नहीं बनाते, पॉलिश एकदम नहीं करते, जैसा आपको घरों में होता है, जैसे फ्लोर टाइल्स वगैरह लगा देते एकदम चिकना हो गया। रोड का सरफेस को ऐसे नहीं करते, वहां पे थोड़ा एक रफनेस मेंटेन करके रखते ताकि एक स्किड रेजिस्टेंस मिल पाए। तो वो रोड सरफेस के लिए फिनिशिंग है, समझ में आया। और जहां पर आपको आर्किटेक्चरल इफेक्ट इंक्रीज करना है, मतलब जैसे कि कहीं पे पॉलिश एकदम पूरा प्लेन करना है, तो आप सीमेंट मोर्टार को यूज करके प्लास्टरिंग करके एकदम प्रॉपर्ली, तो वो एक अलग फिनिशिंग है ना। उसको अप्लाइड फिनिशिंग कहते हैं, मतलब कुछ कंक्रीट के ऊपर कुछ और चीज अप्लाई करके आपने फिनिशिंग कर दिया, समझ गया। तो डिफरेंट तरह का फिनिशिंग है।
तो लिखिए फिनिशिंग का, इसके बारे में लिखिए, इट इज द लास्ट ऑपरेशन, इट इज लास्ट ऑपरेशन and is very much important to get desired look, desired आपको जैसा चाहिए वैसा, desired appearance, ऐसे लिखिए, desired appearance and function, ओके। इसके लिए भी आप फिनिशिंग करते हो। तो इसमें सबसे पहला अगर मैं बताऊं, स्क्रीडिंग एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रीडिंग। अब ये स्क्रीडिंग मतलब क्या है, देखो ये मान लो आपका ढांचा है, ये फोम वर्क है, अभी इसमें आपको कंक्रीट को भरना था, आपने मस्ती से मजे में पूरा कंक्रीट को भर दिया, ठीक है, भर दिया ये फोम वर्क में कंक्रीट, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको हटाना होगा कि नहीं। तो कंक्रीट को भरने के बाद, कॉम्पैक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा कंक्रीट बच रहा है उसको जो हटाओगे, इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्रीडिंग। समझ में आया? तो स्क्रीडिंग मतलब क्या है, डायरेक्ट पूछ लेगा, ये सब टर्म पूछते हैं एग्जाम में, एसएससी जेईई में पूछ सकता है स्क्रीडिंग मतलब क्या है, ओके। यूपीएससी में तो उतना बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर आपका बल्ले बल्ले है, लेकिन एसएससी में पूछ सकता है स्क्रीडिंग क्या है, 4-5 लाइन लिख देगा उसके बारे में, उनमें से सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो स्क्रीडिंग का मतलब क्या है, स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सेस कंक्रीट, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्क्रीडिंग। नाउ स्क्रीडिंग के बाद एक अलग दूसरा प्रोसेस है जिसको हम कहेंगे फ्लोटिंग। तो जब आपने स्क्रीडिंग किया, आपने क्या किया, आपने केवल आपने जो एक्स्ट्रा कंक्रीट था उस कंक्रीट को रिमूव किया, है ना। अब एक्स्ट्रा कंक्रीट को रिमूव करने के बाद देखो जो सरफेस होगा वो अभी उसमें इरेगुलरिटीज होंगे, मतलब एक इवन सरफेस, एक यूनिफॉर्म सरफेस नहीं मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज होंगे। तो उन इरेगुलरिटीज को, सरफेस इरेगुलरिटीज को रिमूव करके और एक इवन सरफेस बनाने के लिए हम फ्लोटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। फ्लोटिंग प्रोसेस में आप देखे होंगे कि लकड़ी का इस तरह का एक सिस्टम, एक पट्टा यूज होता है, एक लकड़ी का इस पट्टा होता है, ठीक है, इस तरह का लकड़ी का पट्टा होता है, ये लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है और 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, और इसमें हैंडल लगा रहता है, ओके। तो ये लकड़ी का पट्टा होता है, वुडन पट्टा। अभी इसको यूज करके आप क्या करोगे, वो जो सरफेस है उसके ऊपर रब करोगे, समझ में आ रहा, धीरे एकदम रब कर, एक साइड से लेके दूसरे साइड तक लेके जाओगे, मतलब एक इवन सरफेस बनाने का कोशिश करोगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है फ्लोटिंग, ओके। तो लिखिए इसमें, वुडन फ्लोट इज यूज्ड to remove surface irregularity and get an even surface, ओके। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग का काम क्या है, सरफेस इरेगुलरिटी को रिमूव करना। नाउ और अगर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में लिखोगे तो तीसरा क्या लिख सकते हो, सरफेस ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल पर्पस। सरफेस ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, एग्जांपल जैसे कि मान लो स्किड रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, रफ कर देंगे, पहले कंक्रीट को अच्छे से लेवल कर देंगे, उसके सरफेस को अच्छे से स्मूथ लेवल कर देंगे, लेवल करने के बाद कंक्रीट को उसमें स्क्रैच कर देंगे ताकि वो एक रफ सरफेस बने, ताकि स्किड रेजिस्टेंस आपकी इंप्रूव हो पाए, है ना। तो लिखिए एग्जांपल, टू इंप्रूव skid resistance
concrete after leveling मतलब ये फ्लोटिंग प्रोसेस के माध्यम से जो आप करोगे वो सरफेस इरेगुलरिटी को रिमूव करोगे, एक लेवल सरफेस बना दोगे, है ना। तो आफ्टर लेवलिंग इज स्क्रैच्ड एंड मेड rough surface which improves skid resistance, क्लियर है हम। नेक्स्ट आप लिख सकते हो अप्लाइड फिनिशेस, अप्लाइड फिनिशेस जैसे कि हम सीमेंट मोर्टार को अप्लाई कर सकते हैं कंक्रीट सरफेस के ऊपर, मोर्टार फिनिश टू एनहांस अपीयरेंस। तो जो मोर्टार आप यूज करोगे उसका प्रोपोर्शन क्या होगा बाय वॉल्यूम। सीमेंट मोर्टार अगर यूज करें तो जनरली 1:3, याद रखना। नाउ बस हो गया। फिफ्थ ऑपरेशन एक है, ये भी कभी कभी करते हो, इसको कहा जाता है ट्रॉवेलिंग। ट्रॉवेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे बच्चे तो ट्रॉवेल का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो ट्रॉवेल मतलब इस तरह का कुछ देखे हो, ट्रायंगुलर टाइप का होता है इस तरह का, ठीक है। स्टील का एक प्लेट होता है, फिर इसमें एक हैंडल लगी रहती है ना। इसको मिस्त्री पकड़ के कुछ करता है, याद आ रहा है? इसी को कहा जाता है ट्रोवेल। ओके, तो जब कंक्रीट आपका बन गया तो सरफेस के ऊपर ट्रोवेल को मतलब घिस घिस के इससे क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल और थोड़ा लग रहा है, ओके, या फिर कहीं पे मटेरियल की कमी लग रही है तो उधर से काट के इधर भरते हैं, इधर से काट के उधर भर दिया, मतलब एक तरह से फिनिशिंग करते हैं। मतलब एक तरह से वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश अगर प्रोवाइड करना है तो हम लास्ट में सबसे लास्ट ऑपरेशन में ट्रॉवलिंग करते हैं। ओके, इससे वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश मिलती है। तो लिखिए टू गेट वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश। ओके, तो जब सीमेंट मोर्टार अप्लाई करोगे तो सीमेंट मोर्टार अप्लाई करने के बाद आप देखोगे मिस्त्री ये ट्रॉवेल को यूज करके कुछ करता है ना। तो वो क्या करता है, वो एक स्मूथ सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। तो टू गेट वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश, तो फिनिशिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो विद फिनिशिंग योर द प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग इज कंप्लीटेड। और फिनिशिंग आपने कर दिया, उसके बाद तो क्या है, थोड़ा सेट होने दोगे, फिर क्यूरिंग करना चालू कर दोगे। क्यूरिंग करते रहोगे जब तक वो कंप्लीटली स्ट्रेंथ डेवलप ना हो जाए। उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो गया, फिर हो गया काम खत्म। तो जनरली आप देखोगे कि एक जो ऑन एन एवरेज जो घर बनने का प्रक्रिया है वो 6 से 8 महीने में या 1 साल तक में घर बन के रेडी हो जाता है और आदमी रहना भी शुरू कर देता है ना। ये चीज आप देखते हो। तो आजकल यही है, कंस्ट्रक्शन स्पीड है। तो एक साल 2 महीने के अंदर घर बना के रेडी करके आदमी उसमें रहना शुरू कर देता है। कोई आदमी तो ऐसा भी है कि ईंटे का घर बना दिया, स्लैब डाल दिया और 2 महीने में रहना शुरू कर दिया, है ना। ये 2 महीने में 1 महीने में रहना शुरू कर देता अभी सब ऐसा है। तो सीमेंट कंक्रीट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको यूज करके जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन स्पीड है बढ़ती है, ठीक है। इसलिए लाइम कंक्रीट के कंपैरिजन में इसकी ये एडवांटेज थी, इसलिए लाइम को रिप्लेस किया गया। नहीं तो लाइम की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। जब हमने लाइम डिस्कस किया था वहां पे डिस्कस किया था। अच्छा, लाइम से एक बात याद आई, यहाँ पर एक तरह का और कंक्रीट आता है। तो क्यूरिंग के बारे में पढ़े थे, तो एक क्यूरिंग आती है, एक तरह का कंक्रीट आता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ क्यूरिंग कंक्रीट। अब ये क्या है कि अपने आप क्यूरिंग होगा, मतलब आपको पानी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं करना, उसमें अपने आप क्यूरिंग होते रहेगा। अपने आप क्यूरिंग होते रहेगा मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि उस कंक्रीट का मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। उस कंक्रीट का क्या है, मॉइस्चर रिटेंटिविटी कैपेसिटी काफी ज्यादा है।
प्लस उस कंक्रीट को बनाने के लिए जो एग्रीगेट्स यूज किए हैं उसका भी वाटर एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा है, ताकि वो ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सके, और जब जरूरत पड़े तो जो सीमेंट का जो बॉगी कंपाउंड है वो एग्रीगेट का पानी को लेके हाइड्रेशन प्रोसेस करता है। समझ में आ रहा है? तो लाइन देखो, गॉज्ड मोर्टार एक मैंने बताया था, तो उसी तरह से गॉज्ड कंक्रीट बना सकते हो, मतलब लाइन भी मिला दिया, सीमेंट भी मिला दिया, सब कुछ एक फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट सब मिला दिया, तो ऐसे कंक्रीट का क्या वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ेगा, मतलब पानी को थोड़ा ज्यादा अधिक समय तक होल्ड करके रख सकता है, उसको इवापोरेट करने के लिए नहीं देगा या होल्ड करके रख सकता है। तो इस तरह का कंक्रीट क्या होता है, सेल्फ क्यूरिंग कंक्रीट होता है, मतलब कि पानी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ेगा, उसमें जितना पानी आपने डाल के जहाँ पे प्लेस कर दिया उसको छोड़ दो, वो अपने आप उसमें क्यूरिंग होगा, क्योंकि उतना सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है और वो वाटर लॉस भी नहीं हो रहा है। ओके, उसमें क्यूरिंग होगा और उसका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सेल्फ क्यूरिंग कंक्रीट की कंसेप्ट होती है। ये सब चीजें नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, बस हाँ ध्यान रखना कि मतलब अगर कॉलेज में हो प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, ठीक है, तो बना सकते हो सेल्फ क्यूरिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे। और कुछ इसका कुछ एग्जामिनेशंस में आपको नहीं पूछेंगे। हाँ, एग्जामिनेशंस में जो पूछेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, रेडी मिक्स कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, ये सारे एक एक छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अभी कंक्रीट पहले पढ़ा दूंगा कंप्लीट। अब तो ये खत्म हो गया प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। अब हम शुरू करेंगे मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या, वर्केबिलिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, है ना, वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा देखेंगे। अब इन सब चीजों को करेंगे, डिफरेंट टेस्ट ऑन कंक्रीट। ओके, अब मेन पार्ट शुरू होगा, तो ड्यूरेबिलिटी देखेंगे कंक्रीट की। ओके, तो वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ रहे तो फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो, या फिर वर्केबिलिटी पढ़ रहे तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, सब चीजों को डिटेल में देखेंगे। आपको हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको कुछ पढ़ने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स पढ़िए, वीडियो को अच्छे से सुने हैं अगर, और नोट्स बनाए प्रॉपरली, जितना लिखा है कम से कम उतना लिखे हो कॉपी पे, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करें। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर आना है तो, ठीक है। वेल, तो हम हर एक टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, यही मान के पढ़ेंगे, क्योंकि हम 10 बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार कुआं खोदो, मेरा मानना यही है, आप सभी को भी यही मैं कहूंगा, सलाह दूंगा, किसी एक लोकेशन पे एक बार कुआं खोदो और अच्छे से खोदो। ये नहीं कि 10 जगह कुआं खोदा छोटा छोटा और कहीं पानी भी नहीं निकला, एक ही जगह खोदो, आउटपुट लो। समझ में आ रहा है? बेसिक तरह से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करेंगे, और फिर एक कंसेप्ट होती है जेल स्पेस, ठीक है, इस जेल स्पेस के बारे में बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। हो सकता है, आज तक तो उतना पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, लेकिन इसका फॉर्मूला एक डायरेक्ट 2 फॉर्मूला आते हैं, हो सकता है किसी साल कभी पूछ ले, आजकल कुछ भी पूछ रहा है, तो छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे चीजों को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा, फिर हम बड़े बड़े कंसेप्ट को उठाएंगे, वर्केबिलिटी उठाएंगे, स्ट्रेंथ उठाएंगे, है ना, बड़े बड़े कंसेप्ट उठाएंगे और उसको सीखेंगे। वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।